अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से करते हैं। एक खातून लंबा भी सुना सकते हैं, खैर है। अच्छा ठीक है, हम आपको मार्जिन देंगे। चलिए, ये जो आपने मार्जिन दिया है ना मुझे, अब मैं मार्जिन ले लेता हूँ फिर। ये मार्जिन, क्योंकि हम वो लोग हैं, वो कुछ लोग होते हैं ना उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं। ये वो है, हाथ पकड़ाओ तो भाई गोद में बैठ जाते हैं, गोद में बिठाओ तो सर पे चढ़ जाते हैं। ये कुछ लोग होते हैं दुनिया में, फ्री हो जाते हैं वो। और क्या, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक खातून अच्छा अपने बच्चे के साथ सड़क पर जा रही थी। सही है। तो उसे एक बहुत ही बूढ़ा सा मफलूकुल हाल सा फकीर नजर आया, पैसे मांग रहा था लोगों से, नशा कर रहा था, तो अजीब सी उसकी एक बुरी सी हालत थी। तो उस खातून ने अपने बच्चे से कहा कि देखो, मैं जो तुम्हें बार बार कहती रहती हूँ ना कि इल्म हासिल करो, मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है तुम्हें, उसकी वजह यही है कि अगर तुमने इल्म हासिल नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो फिर तुम इस तरह हो जाओगे। सही है। उसके बच्चे ने सुना और ठीक है जी। एक और खातून अपने बच्चे के साथ उसी जगह से गुजर रही थी, वही मफलूकुल हाल शख्स उसको नज़र आया, उसका बुरा हाल, नशा किया हुआ, लोगों से भीख मांग रहा है, कपड़े फटे हुए, बुरे तरीन हाल में। उस खातून ने अपने बच्चे को भी उसी शख्स की मिसाल दी और कहा कि देखो बेटा, मैं जो तुम्हें रोज़ाना कहती हूँ कि मेहनत करो, इल्म हासिल करो, ज़िंदगी में कुछ बनने की तगोदौ करो, क्योंकि जब तुम कुछ बन जाओगे तो इन लोगों की मदद कर सकोगे। अच्छा, अब ये दोनों खवातीन अलग अलग अप्रोच बच्चों को सिखा रही हैं, सिखा भी ठीक रही हैं। हाँ, दोनों की अपनी बात नहीं, हाँ, दोनों की अप्रोच ठीक है, लेकिन एक की ज्यादा बेहतर है, हाँ। एक की ज्यादा सुपीरियर है और दूसरे की थोड़ी सी इंफीरियर सोच है। और वो जो इंफीरियर सोच है उसका असर क्या होगा उस बच्चे पर जिसने ये सुना कि मुझे इनकी तरह नहीं होना है। हाँ। तो वो उनसे दूरी इख्तियार करेगा और उनको लगेगा जैसे वो बहुत बुरे किस्म के, बहुत ही खराब कोई ऐसी चीज है जो हमसे, हमारे लेवल की नहीं है। बिल्कुल, और ये नहीं होने चाहिए लोग। हाँ। और जो दूसरे तरीके से सिखा रही थी खातून कि तुम्हें इनकी जिंदगी बदलनी है बेटा, तो उस खातून ने अपने बच्चे के दिल में उन लोगों के लिए, वो जिसको कहते हैं ना, मोहब्बत एक पैदा कर दी, उनसियत पैदा कर दी, मदद का जज्बा पैदा कर दी, रहमदिली पैदा कर दी। तो सिखाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातें आप सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक सिखाने का जाविया होता है वो बड़ा अहम होता है। तो सिखाएं मगर सही जाविये से सिखाएं। ऐसा ही है। ये था छोटा वाक़या, बड़ी सबक आमोज वाक़या। जी, सबक आमोज जो वाक़यात आते थे ना, नसीहत आमोज वाक़यात, अकवाले ज़र्री की तरह वाक़या ज़र्री ये आ गया जी। ठीक है जी, तो ये हो गई जी काम की बात। बाकी ये कि अगर आपकी मजीद आप मुझे मार्जिन दे दूं, मार्जिन आप, तो मैं मौसम वगैरह भी बता दें। बिल्कुल मौसम बता दें। मौसम में तो मैं रुकावट डाल भी नहीं सकती, क्योंकि लोग पूछते हैं फिर के उन्होंने तो आज मौसम नहीं बताया। हाँ भाई, खिड़की खोल के देख लो। ऐसा भी होता है, हमसे पूछेंगे वो। हाँ। बताओ भाई, वैसे तुम बताओगे मौसम तो हमें यकीन आएगा, वरना तो ना। लेकिन हम मौसम बताते हैं आपको जी। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है जी? 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कराची में कम से कम 18 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है जी पेशावर, जहाँ आपको बादल नज़र आ रहे हैं, बाकी हर जगह सूरज है। पेशावर में अलग से जो है ना बादल इन्होंने मंगवाए हैं, कोई इम्पोर्ट किए हैं इन्होंने, उधर तब्दीली पहले आती है ना, तो बादलों की तब्दीली जो है यहाँ पर पहले आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर है जी 11 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है जी मौसम का मामला। और मौसम के मामले के बाद अब मार्जिन है स्टोरीज़ का। बिल्कुल, ठीक है, और मार्जिन है स्टोरीज़ का, बिल्कुल। और एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक अनाउंसमेंट से आगाज़ करते हैं। वैसे तो ये अनाउंसमेंट जिस शख्सियत के बारे में वो फैल ही जाती है, मतलब वो वायरल तरीन शख्सियत फैल जाती है या अनाउंसमेंट फैल जाती है, उसके हवाले से जितनी बातें हो अनाउंसमेंट वो फैल जाती हैं, वो वायरल हो जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि एक ऑफिशियल ओहदा है उनके पास, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपनी कौम को उनके बारे में बताएं कि अब उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है। देखें, जो लोग हमारे आसरे पे रहते हैं, हाँ, ये बताएंगे तो हमें पता चलेगा, हम यकीन करेंगे। बिल्कुल, और लव यू आवर व्यूअर्स, बिल्कुल वी लव यू। और ये भी बताना कि अब उस शख्सियत ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया। वो कहते हैं ना, अब क्या कारनामा कर दिया। तो कारनामा जो कर, हाँ, तो वो कारनामा जो किया है वो ये किया है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम है, और यहाँ पर ये बात अहम है नाजरीन के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ये एजाज हासिल है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इंडिविजुअल, दिस इज फॉर द एंटायर
कंट्री, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अवार्ड से नवाजा किया है। उन्होंने दुबई का बावकार मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम तख्लीकी जो एक स्पोर्ट्स अवार्ड है वो जीत लिया है, और इमरान खान को ये अवार्ड पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने वाले बड़े ममालिक में शामिल करवाने की कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया है। और पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट का जो वाहिद वर्ल्ड कप है वो जाहिर है हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, पैदा होते ही नारा लगाता है। 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जिताया था, तो उनकी टीम जो है उस वक्त टीम की क़यादत इमरान खान भी यही नारा लगाती है बार बार, उसी नारे का हवाला देती है। बिल्कुल, जब से वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जब से उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, जब से वो हुकूमत में आए, ये एक ही नारा लग रहा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। बिल्कुल, तो 92 का वर्ल्ड कप वज़ीर आज़म की क़यादत में जीता था पाकिस्तान ने, और वज़ीर आज़म इमरान खान को अवार्ड वसूल करने के लिए जो है 9 जनवरी को दुबई में एक्सपो 2020 जहां का प्रोग्राम हमने भी आपको दिखाया था, तो वहां पर बुलाया गया है, एक तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। और ये बैनुल-अक़वामी अवार्ड जो है दुबई में हर साल दुनिया की मुमताज़ तरीन शख्सियात को दिया जाता है। इमरान खान साहब इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको ICC की टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में गुज़िश्ता 100 सालों के बेहतरीन बॉलर माना जाता है, जबकि मजमूई तौर पर अगर हम उनका नंबर देखें तो वहाँ पर तीसरा बनता है, लेकिन अदरवाइज 100 साल क्रिकेट की हिस्ट्री में इमरान खान इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। बिल्कुल, और अगर उनके क्रिकेट करियर पर नज़र डाली जाए तो उन्होंने 88 टेस्ट मैचों में 3800 के करीब को रन्स बनाए थे और 362 विकेटें उन्होंने हासिल की। एक रोज़ा मैचों का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने कुल 175 मैचेस खेले थे, उन्होंने 182 विकेटें ली, 3709 रन्स बनाए थे। ये जी उनका रिकॉर्ड था। लेकिन ये इतनी देर के बाद दे रहे हैं दुबई वाले अवार्ड। वर्ल्ड कप 1992 हो सकता है इनके अवार्ड का इजरा लेट हुआ, 29 साल मेरे ख्याल में। हाँ 29 साल, और हो सकता है कि अभी रिसेंट ये अवार्ड का सिलसिला चल पड़ा हो और मुख्तलिफ फील्ड के लोगों को ये अवार्ड दिया जाता हो, और उसमें जो है अब क्रिकेट की बारी अब आई हो। नो आइडिया, बट पास करते हैं ये इनसे पूछते हैं कि अच्छी बात है। तो मुबारक हो जी इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, आपको भी मुबारक हो, आपकी फैमिली को भी मुबारक हो, आपकी दोनों टीमों को मुबारक हो, क्रिकेट की टीम को भी, काबीना की टीम को भी, सबको मुबारक हो। आपकी घर वालों को भी, आपके बच्चों को भी, आपकी बेगम को भी, आपकी कौम को, आपके पार्टी वालों को, आपके ऑपोजिशन वालों को, सबको मुबारक हो। बिल्कुल जी, अवार्ड मिला है। एंकर्स को भी मुबारक हो, खास तौर पे सही, साफियों को भी खास तौर पे मुबारक हो। बहुत मुबारक आपको। देखिए पाकिस्तान, मैंने पहले बताया है, खबर शुरू करने से पहले मैंने बताया है, दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दिस इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल। तो मैंने आपको मुबारक दी, मुझे भी दे दें आप। वैसे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो वैसे क्रिकेट के बहुत शदाई हैं, तो इनको तो खास मुबारकबाद बनती है, वैसे दोबारा आपको मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। अब स्पोर्ट्स के हवाले से चूंकि वो अवार्ड है ये, तो एक और खबर मैं आपको देता हूँ, और वो अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर जो है मैराडोना, उनके मुतालिक इंकशाफ सामने आया है। और वो इंकशाफ जो किया है वो नेल्सन कैस्ट्रो ने किया है। वो जो नेल्सन कैस्ट्रो जो है वो डॉक्टर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने ये कहा है, इंकशाफ किया है कि अजीम फुटबॉलर मैराडोना को बगैर दिल के दफनाया गया था। जी, बगैर दिल के दफनाया गया। ये अब उनका इंकशाफ है, अब ये अपनी किताब में उन्होंने लिखा है। लेकिन ये कि जी उनकी सेहत के हवाले से एक किताब उन्होंने लिखी है और उसका नाम है मैराडोनाज हेल्थ अ ट्रू स्टोरी। ये किताब शाया की है। इसमें उन्होंने साबिक फुटबॉलर की जो सेहत और मौत के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। और डॉक्टर कैस्ट्रो ने अपनी किताब का हवाला देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि मैराडोना के कुछ इंतहा पसंद मद्दाह फ़ैन थे, वो तदफीन के बाद उनका दिल निकालने का इरादा रखते थे कि तदफीन हो जाएगी तो हम जो है वो दिल निकाल लेंगे उनका। ये वो मतलब इतनी इंतहा पसंदी जो है वो वहाँ पर है, मतलब मोहब्बत की इंतहा पसंदी, मोहब्बत की इंतहा पसंदी है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट इन लव, एक्सट्रीमिस्ट इन लव, जो कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो किसी भी चीज में देखें आप, प्यार तो प्यार का प्रचार हर कोई करता है, प्यार का पैगाम सब देते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा वो भी तो खतरनाक हो जाएगा। हाँ, तो अब वो ये इरादा रखते थे लेकिन ऐसा ना हुआ। तो मैराडोना की मौत की तहकीकात के लिए उनके दिल का होना ज़ाहिर बहुत ज़रूरी था और इसलिए तदफीन से कबल डॉक्टर्स ने उनका दिल निकाल लिया था। डॉक्टर कैस्ट्रो के मुताबिक उन्होंने ये मालूमात मैराडोना के तिब्बी रिकॉर्ड से हासिल की हैं, जबकि उन्होंने उन लोगों से भी बात की जो इसके गवाह हैं। डॉक्टर कैस्ट्रो ने मजीद ये भी कहा कि आम तौर पर इंसानी दिल जो होता है उसका वजन होता है कोई 300 ग्राम के करीब, ठीक है, लेकिन जो मैराडोना का दिल था उसका वजन था 500 ग्राम। बड़े दिल के आदमी थे, ये भी था, 500 ग्राम उनका वजन था। मैराडोना 25 नवंबर 2020 को, जैसा कि आपको मालूम है कि अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे, जबकि अर्जेंटीना की जो अदलिया है वो मैराडोना की मौत की तहकीकात कर रही है। अच्छा, अब ये तो अजीब सी वैसे बात आपने बताई है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, तो अब जो भी मैराडोना के जब गवाहान वगैरह से सबके उन्होंने इस पे इंटरव्यू लिया है और सबकी बातचीत उन्होंने की है, तो देख लें बगैर दिल के ऐसा हुआ, बिल्कुल सही है। मेरे मद्दाहों बस जरा हौला रखना मैं तो वैसे दिल दे दूंगा और क्या। देखिए अब इनका अगर दिल विल निकाल के हमें रखना पड़ गया तो वो दिल कहाँ संभालते फिरेंगे हम, वो तो दिल
फड़कता भी बहुत है, तो कहाँ संभालेंगे हम। तो प्लीज देखें उसको, उस नौबत तक ना ले जाइएगा। मोहब्बत अपनी अवैस के लिए थोड़ा रखिएगा, थोड़ा मतलब ईसाले सवाब वगैरह के लिए आप कर दीजिए, बिल्कुल दुआ करें और क्या। लेकिन ये दिल वाला मामला ना करें, फिर हमारी टीम को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, कोई डब्बा ढूंढेंगे, फिर उसका कोई लॉकर बनाएंगे, मतलब आगे बड़े मसाइल हो जाएंगे। कोई खास कंटेनर होता है वो, और क्या, जो फ्रीज होकर और मुख्तलिफ उसकी पूरी साइंस है। हाँ, वैसे देखिए अब फ्रीजर का भी इंतजाम करना पड़ेगा, महंगाई कितनी हो गई है। बिल्कुल, छोड़ दे रहने दे, आगे चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ नाजरीन, वैसे तो शादियों में दुल्हनों का एक ही चीज पर फोकस होता है ज्यादातर, और दूल्हों का भी होता है, लेकिन लड़कियां इज मोर पर्टिकुलर अबाउट एस्थेटिक्स और कपड़े और ज्वेलरी और मेकअप और फोटोग्राफी और हॉल कैसा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन इन फिक्रों से आजाद एक भारतीय दुल्हन है जिसने कि बिल्कुल ही इन चीजों पर तवज्जो नहीं दी है। उसकी अपनी शादी थी और तालीम हासिल करने की उसमें जुस्तजू इस कदर थी कि इम्तिहान देने पहुंच गई हैं वो अपनी शादी के दिन। और भारतीय शहर है एक राजकोट, उससे ताल्लुक़ रखती हैं जी शिवांगी दुल्हन का नाम है। और शिवांगी जो है वो पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल जाने के बजाय अपने घर वालों के हमरा सीधा इम्तिहानी कमरे में जा पहुंची, इम्तिहानी मरकज़ में जा पहुंची। उन्होंने पेपर दिया अपना और निजी जामे से बैचलर कर रही हैं वो, और सोशल वर्क की 5वें सेमेस्टर में वो ज़ेर तालीम है इस वक्त। और उन्होंने इंटरव्यू जब दिया न्यूज़ को तो उन्होंने ये बताया कि इम्तिहान देना बहुत ज़रूरी था। जब शादी की तारीख रखी गई थी तो इम्तिहानों का स्केड्यूल नहीं आया हुआ था, और उसके बाद पता चला कि भाई ये तो अब इम्तिहान और शादी एक ही दिन पे, तो ये तो दोनों ही बड़े इम्तिहान हैं। तो पहले कौन सा दिन आप पसंद करेंगे, पहले असल इम्तिहान दे दे फिर शादी के इम्तिहान में कूद पड़े। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, वो इम्तिहान देने चली गई इम्तिहानी मराकज़ की तरफ और जो है उन्होंने इम्तिहान दिया। उसके बाद वो अपनी शादी की तरफ पहुंची और फिर उनकी जो शादी है वो हो सकी। गुड, जबरदस्त। घर वाले भी अच्छे थे, उन्होंने कोई इस पे एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा घर वाले भी अच्छे थे, ससुराल वाले भी लगता है कि अच्छे ही थे, उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। शादी वादी हो गई बड़े आराम से। दे रही है, अच्छी बात है, जबरदस्त, बेहतरीन, गुड, आई लाइक इट। अच्छा जी, तो ये इम्तिहान देने गई, अब इम्तिहान हो गया, अब असल इम्तिहान असल में शुरू होगा, जिंदगी का इम्तिहान। बिल्कुल। एक और खबर आपको देते हैं, रोल्स रॉयस बिल्कुल ले लिए अवैस ने ले लिए। इस कदर अवैस के स्विस बैंकों के अकाउंट्स में मालो मता। आमीन आमीन आमीन, बस ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, बरतानवी एरो इंजन कंपनी रोल्स रॉयस ने दुनिया का तेज तरीन इलेक्ट्रिक तैयारा तैयार करने का दावा कर दिया। तैयारा, गाड़ी वाड़ी से आगे निकल गई ये बात, तैयारा लूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है जी। और वो तेज तरीन तैयारा उस पे जाएंगे स्पेस में, वो भी एक फ्लाइट लेनी है ना, स्पेस की फ्लाइट भी तो लेनी है, वो भी आपने मेरे सिम में टास्क लगाया हुआ है। और क्या, $1.5 लाख है नाजरीन, तकरीबन $1.5 लाख। I'll manage इंशाल्लाह soon। तैयारे को स्पिरिट ऑफ इनोवेशन का नाम दिया गया है और इस तैयारे ने 387.4 मील फी घंटा की रफ्तार पर परवाज करने में कामयाबी हासिल की और दुनिया की तेज तरीन इलेक्ट्रिक सवारी ये बन गई है। 16 नवंबर को टेस्ट परवाज के दौरान इस तैयारे ने मजमूई तौर पर 3 रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें 387.4 मील फी घंटा की रफ्तार से 1.86 मील का रास्ता तय करना है। और इस तैयारे ने 300 मील फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार पर बरतानवी वजारत दिफा की जो फौजी टेस्टिंग साइट थी उस पर 9.32 मील का सफ़र किया, जो कि साबका रिकॉर्ड से 182 मील फी घंटा ज़्यादा है। 400 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की मदद से ये परवास करता है। अच्छा। जबकि इस जहाज़ पर जो है वो मतलब जो स्पेस में अब तक बनाए गए सबसे ज़्यादा ताकत वाले जो प्रोपल्शन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया। क्या बात है भाई जी, जबरदस्त। उड़ लें बस, उड़ लें। कहाँ जा रही है दुनिया वैसे, कहाँ जा रही है दुनिया? साइंस है बिल्कुल जी, साइंस और तालीम और इल्म और अपने लिए भी और औरों के लिए भी। हाँ। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। आपको एक और खबर देती हूँ बड़ी अजीब सी, और लाल बेगों के हवाले से। वो भी तो उड़ते हैं ना कुछ वो भी उड़ते हैं। बरतानिया का जो दारुल हुकूमत है लंदन, वहाँ पे चलने वाली जो ज़ेर ज़मीन ट्यूब्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, उसमें सवार मुसाफिरों ने उस वक्त जो है उनमें अफरा तफरी सी एक मच गई थी जब दौरान सफ़र एक नौजवान ने अजीब व गरीब हरकत करके सबको ही अपनी तरफ उनकी तवज्जो जो है मबजूल कर ली। डब्बे में मौजूद लाल बेग की तरफ उसने उनकी तवज्जो मबजूल करा दी। और वो हुआ क्या कि बेसिकली हुआ ये कि मुसाफिर ने जब ट्रेन में लाल बेग को देखा तो वो अपनी पानी की बोतल जो है उसमें उसे बंद करके पकड़ने के लिए भागा, और इस दौरान लाल बेग एक से दूसरी जगह तेज़ी से चला गया और वो उड़ता फिरता रहा पूरी ट्यूब में, और लोग जो है वो कभी इधर कभी उधर सीटों से दौड़ रहे हैं। और फिर जो है मुसाफिर से जब पूछा गया कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है, तो उसने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि लाल बैग उड़ता है या नहीं उड़ता। मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि लाल बैग उड़ता है कि नहीं। साइंसी एक्सपेरिमेंट, साइंसदान था वो। हाँ, लेकिन कॉकरोचेस से और कुछ लोग रेप्टाइल से बड़ा डरते हैं, जिस तरह के मुझे चिपकलियों से बड़ा डर लगता है, और कुछ लोग लाल बेगों से बड़ा डरते हैं, कॉकरोच जिनको हम आमतौर पर जबान में कहते हैं। उड़ने वाले से या नॉर्मल वाले से भी? वैसे मुझे तो उड़ने वाले से मुझे इतना डर नहीं लगता, वो ज़रा साइज़ में छोटे होते हैं मेरा ख्याल है। और जो ज़मीन में कहीं बाथरूम में पाए जाते हैं लाल रंग के अजीब से बड़े वाले, उनसे मुझे लगता है डर, तो वो उनसे मुझे क्या चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं? नहीं, बस फिर मैं उस बाथरूम में जाती ही नहीं हूँ।
फिर वो जब तक उसका इलाज मैं आपको बताता हूँ, उसका खुद क्या होगा, स्प्रे पकड़े या अपने जूता उठा के यूं उसको मार के ऐसे मैं करीब जा नहीं सकती ना। तो ये मुझे पूरा अंदाजा है कि उस बच्चे ने जो है वो उस ट्रेन में क्या किया, और ये आप विजुअल्स देखें कि ट्रेन में लोगों की क्या हंगामा मचा हुआ है भाई, बेहतरीन। तो ये हो गया वहाँ पर। बहरहाल क्या क्या जो है वो लोग कर रहे होते हैं और क्या क्या खबरें आ रही होती हैं नाजरीन दुनिया भर से। बहरहाल नाजरीन, आज की जो खबरें थी उनको हम यहीं तक रखते हैं और अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जो खबर सुनाई थी इमरान खान साहब के अवार्ड के हवाले से, तो एक और मैं आपके सामने एक बच्चा रखता हूँ। अच्छा, अवार्ड मिला है उसको भी? कोई उसको अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है मिल जाएगा है? वो बच्चा जो है उसकी उम्र है तकरीबन कोई 8 साल, और वो बच्चा बॉलिंग कराने का माहिर है। और माहिर तो खैर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे वीडियोस मिलती हैं जिसमें बच्चे जो है वो बॉलिंग करा रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और जाहिर है हमारी कौम में हम सबको पता है टैलेंट क्रिकेट का कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। और अगर आप फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर लेकर किसी छुट्टी वाले दिन आप निकले तो आपको सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट होती हुई नज़र आएगी छुट्टी वाले दिन। तो ये पूरा आलम होता है। ये जो बच्चा है ये मुख्तलिफ बॉलर्स के एक्शन कॉपी करता है और उसमें फिर बॉलिंग कराता है। अच्छा जी, नेशनल और इंटरनेशनल बॉलर्स जो हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है और उनको वो कॉपी करके बॉलिंग कराता है। ज़रा उस बच्चे के बारे में देखते हैं। मेरा नाम है हमूदुर रहमान, 8 साल का हूँ, परदिर से ताल्लुक़ रखता हूँ और 3 क्लास में पढ़ता हूँ। क्रिकेट तो 3-4 साल से हो गए मैंने शुरू किए। और बॉलर एक्शन स्पिन में तो शादाब खान, सईद अजमल, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, शाहिद अफरीदी इसका कर लेता हूँ। और फास्ट में तो मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, मिचेल स्टार्क, मलिंगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह इसका। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, तो जब मैच जीता तो सुबह ये गलियों में ऐसे एक्शन कर रहा था, तो मैंने उसको बोला मूड इधर आ जाओ, तुम किस किस की एक्शन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कहता है कि मैं जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर है इसकी कर सकता हूँ। तो मैंने मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाए थे, फिर मैंने ट्विटर पे डाल दिया, तो माशाल्लाह वो बहुत वायरल हो गई। आगे फ्यूचर में तो पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और बाबर आजम मुझे फेवरेट प्लेयर है, उसकी तरह बनना चाहता हूँ। देखा आपने एक्शन है कैसा मजेदार, कमाल एक्शन करता है, कॉपी करता है। और वैसे ये बच्चा जिस तरीके से क्रिकेट की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ा जो है वो बनेगा। बड़ा आदमी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा आदमी बनना चाहिए, बड़ा आदमी बनेगा ये। बेस्ट ऑफ लक। और जितने बच्चे इस वक्त जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो भी अपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि सब बड़े आदमी बने। और जाहिर है उन सब के बड़े आदमी बनने से हमारा मुल्क बहुत बड़ा बनेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। तो ये हमारी सारी जो है वो एनर्जीज या एफर्ट जो भी हैं वो इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आप खुद को बहुत छोटा सा तस्वर करें इस मुल्क के आगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जब हम कहते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी, मैं आपको बताऊं नाजरीन के अवैस और मैं जब दुबई एक्सपो गए थे और आप लोगों के लिए प्रोग्राम किया था, वहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ हमें लगी वो वहाँ पर बिलियन ट्री सुनामी का कॉरिडोर था जो बना हुआ था वहाँ पर बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के हवाले से। तो इस हुकूमत का एक ये अज़म ज़रूर है कि पाकिस्तान हरा भरा सरसब्ज़ शादाब हो, क्रिकेट वाले नहीं, हरा भरा शादाब हो। तो उस हवाले से जो भी एफर्ट्स की गई हैं उसमें एक एफर्ट और इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके बाद के लोगों ने उस चीज़ के बारे में जानना शुरू किया और उसको कहते हैं मियावाकी। मियावाकी टेक्निक है एक जिससे कि दरख्तों को उगाया जाता है, और वो क्या है हमें भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं पता, तो उसके बारे में हम भी जानते हैं यहाँ से कि ये मियावाकी लाहौर में मियावाकी जंगल जो है वो बनाया जा रहा है, तो उसके हवाले से तफसील जान लेते हैं। उमैर राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमैर, बताएं ये मियावाकी जो है ये क्या है, कब उगाया जा रहा है, क्या इसका सारा खदोखाल जरा बताएं। मियावाकी जंगल है क्या? बिल्कुल जी, माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ख़ात्मा करने के लिए और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए जंगलात जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। और किसी भी मुल्क में कहा जाता है कि उसके 25% रकबे पर जंगलात होना ज़रूरी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ़ 1.91% रकबे पर जंगलात रह चुके हैं।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान जंगलात का जो रकबा है उसमें 76% कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि 10 बिलियन सोनामी ट्री प्रोजेक्ट आगाज़ किया गया, जिसके बाद लाहौर में PHA ने ख़ुसूसी तौर पर इसके इक़दामात करने शुरू किए। और लाहौर में इस वक्त मियावाकी जंगलात जो हैं, मियावाकी टेक्निक है एक जापान की, उसके मुताबिक 80 ऐसी साइट्स हैं जहां पर मियावाकी जंगलात को लगाने का काम जो है शुरू हुआ। अब तक जो है PHA की रिपोर्ट के मुताबिक 53 जो जंगलात हैं, 53 जो जगह जो हैं वो मुख्तस की गई थी जहाँ पर मार्क किया गया था, वहाँ पर इन जंगलात को बाकायदा तौर पर लगा दिया गया है। और इस टाइम मैं एक ऐसे ही मियावाकी जंगल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आदाद शुमार के मुताबिक जब एक कहीं भी जंगल लगता है तो उसका 1 एकड़ पर तकरीबन 1000 बीज जो है वो बोए जाते हैं, लेकिन इस मियावाकी टेक्निक में जो है 1 एकड़ का जो रकबा होता है उसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार पौधे और जो बीज हैं वो बोए जाते हैं। और ये तकरीबन 2 से 3 साल का इस पर वक्त दरकार होता है। इनकी बढ़ोतरी जो है वो बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि तमाम जंगल जो ये मियावाकी टेक्निक है इसमें क्योंकि एक कुदरती माहौल दिया जाता है, बिल्कुल जंगल के तौर पर ये लगाए जाते हैं। साथ साथ और जो लोग हैं जो कोई भी PHA के जो मुलाजमीन हैं वो इस जंगल को देखभाल के लिए 2 से 3 साल इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये बिल्कुल अपने कुदरती माहौल में ख़ुद ही इनकी परवरिश होती है। और जैसे PHA के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2 से 3 साल के अरसे में मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर ये जंगल की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और जिसकी देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होगी, और वो कुदरती माहौल में जो है वो ख़ुद अपनी बढ़ोतरी का अमल जो है वो जारी रखेंगे। और ये बड़े एक अच्छी बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, बेहतरीन काविश भी है जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। PHA के ज़ेरे तमाम इसको जो इक़दामात उठाए गए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और इस टाइम जो है लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जंगलात जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं और वहाँ पर सिटिंग जो है एरियाज़ भी बनाए गए हैं जहाँ पर लोग आते हैं और इस कुदरती माहौल को इंजॉय करते हैं। जी, देखने में ही अवैस देखने में ही किस कदर वो फ्रेशनेस नज़र आ रही थी, आपकी रूह तक वो पहुंच रही थी। अगर सारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदगियों में एक सेहतियाबी का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। देखिए वो जो जब मैं कराची से यहाँ पर इस्लामाबाद आया ना तो मुझे जो फ़र्क महसूस हुआ एक कराची और इस्लामाबाद में, वो ये कि जब आप सांस लेते हैं तो वो जो हवा ताज़ा अंदर जा रही होती है उसका फ़र्क बड़ा महसूस होता है। ज़ाहिर है वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पोल्यूशन कम है, यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, पहाड़ है, तो वो एक फ़र्क नज़र आता है। उधर सांस लेने में आपको वो बिल्कुल एक अलग फीलिंग आती है। तो यहाँ पर जब आप ग्रीनरी की बात करते हैं तो ग्रीन आप करेंगे जितना ज़्यादा अपने माहौल को, उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, माहौल की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। थोड़ी बहुत स्मॉग नज़र आ रही थी, उसका भी हमें इलाज ढूंढना है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, एक तरफ हड़तालें, एक तरफ लीक्स और हड़तालें ही हड़तालें। इस हुकूमत के साथ ये कोई अजीब सी है चीज़ कि वो ये दोनों सिलसिले साइड बाय साइड चल रहे हैं। अब कौन सी हड़ताल हुई आपको बताते हैं, हुई नहीं है, होने वाली है। पेट्रोलियम जो है उसके हवाले से हड़तालों का एक सिलसिला जो है दोबारा शायद जोर पकड़ रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें पेट्रोल शॉर्टेज दोबारा से नजर आए। क्यों हो रही है ये, वजह क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जावेद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और बताएंगे हमें पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की कल से जो हड़ताल का ऐलान है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल आज भरवा लें, क्या करें? जी देखें, पोजीशन तो अभी इस वक्त यही है, अगर जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनकी बातों को अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जी उनका जो फी लीटर पे मार्जिन है 3%, उसको बढ़ा के 6% किया, प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं मगर ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं ज्यादा कमाना हक है ना हर इंसान का भाई। सही सर, वो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन देखें उनका ये मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त महंगाई है, अखराजात हैं, पेट्रोल पंप के अंदर जितने अखराजात हैं वो इस मार्जिन के अंदर पूरे नहीं पड़ रहे, लिहाजा इनको ये मार्जिन बढ़ा के दिया जाए। लॉस में तो नहीं है ना? नहीं, लॉस में नहीं है, लॉस में देखा जाए नहीं है, लेकिन अगर कुछ पेट्रोल पंप मालकान जो यहाँ शहरों के अंदर होते हैं उनके इस तरह से ज़्यादा की सेल नहीं होती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम देखें जो हाईवेज़ पे पेट्रोल पंप्स होते हैं उनकी सेल ज़्यादा होती है। तो उस बुनियाद को सामने रखते हुए एक बराबरी पे ये सारी चीज़ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने पहले इनके साथ 3 नवंबर को मुज़ाकरात किए, वो उस पर यह कहा गया कि जी हम 20 से 22 तारीख तक हम रुकेंगे, अगर उस दौरान हुकूमत ने इनके मार्जिन के हवाले से फैसला ना किया तो ये फिर 25 तारीख से यानी कि कल से
ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। अभी क्या सूरत हाल है? कोई अभी मैंने जो अभी आज और कल हमने देखा है इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से, या जिनको हम जानते हैं बहैसियत सहाफ़ी, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप से बहुत बड़े बैनर लगा दिए, 10 बाय 10 के और 20 बाय 10 के बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए कि जी हमारा मार्जिन बढ़ा है, वरना कल 25 नवंबर से हम पेट्रोल देना फ़रोख्त करना बंद कर देंगे। अभी कुछ देर पहले मैं रास्ते में आ रहा था तो पेट्रोल पंप से जिन लोगों को पता है कि कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो अभी से ही नहीं दे रहे और रश बढ़ रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कल से 2-4 दिन के लिए पेट्रोल ना मिला तो गाड़ियां कैसे चलाएंगे, तो ये पैनिक वाली सूरत हाल अगर अभी नहीं है, थोड़ी है, तो शाम तक ज्यादा हो जाएगी। ना लें फिर देखते हैं पेट्रोल पंप गाड़ी कैसे चलेगी। बस तरीके बस वहाँ इस्तेमाल करें गाड़ी टंकी जहाँ पे बहुत शदीद लोगों ने अभी देखिए शिफा यही करना है। अगर वाकई ये होती है, अगर आज शाम तक हुकूमत ने इनके साथ राब्ता ना किया या टॉक्स की तरफ ना गए तो कल 25 तारीख को इन्होंने हड़ताल कर देनी है। और जब ये ऐलान प्रॉपरली हो गया तो फिर देखिएगा कि किस तरह से रश लोगों का बढ़ता है। पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले एकदम से फिर कहेंगे, वैसे जो 2 लीटर मोटरसाइकिल पे एक आम शहरी पेट्रोल डलवाता है, 3 लीटर डलवाता है, वो टैंकी फुल कराएगा, वैसे ही वहां से खत्म हो जाएगा। तो अब जब ये पेट्रोल मिसाल के तौर पे जब इनका मार्जिन बढ़ा दिया जाए, अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी, तो उससे आम आदमी पे कितना फर्क आपको लगता है पड़ेगा? नहीं, उसमें देखें पहले ही कीमत हमारे पास देखें 140 रुपए 93 पैसे तक पहुंची है फी लीटर, 4 रुपए और अभी भी ऐलान है कि 4 से 5 रुपए मजीद बढ़नी है। लेवीज टैक्स अपने टैक्सेस भी छोड़े हुए फिलहाल तक नहीं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि हम वो भी लेवीज टैक्स भी हम उसमें एक मार्जिन तक बढ़ाएंगे। जाहिर है हुकूमत इस तरह से तो नहीं करेगी ना कि इस तरफ से निकाल के उस तरफ दे दें या इस तरफ से ना रखें और इनको मार्जिन ही दे दें। फिर उन्होंने अगर हुकूमत ने इसमें इनको मार्जिन 6% किया या 5% किया या 4% किया, तो वो 1 या 2 या 3% जो मार्जिन है वो उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाए ताकि जो लेवीज टैक्स के अंदर वो शामिल हो जाए, या कोई ऐसा और सिस्टम निकालेंगे जहाँ से वो पैसे जो वो है वो जनरेट हो और फिर उनके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। ये बस एक पूरा मामला इस तरह का है कि जी मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि मेरे लिए महंगाई है, कौम के लिए तो महंगाई नहीं है, कौम के लिए नहीं है, मुझे जो है वो प्रॉफिट दे दो बस। या अल्लाह हम सबको जो है वो हिदायत दे और हमारे हुक्मरानों को कुछ सख्ती करके कुछ कंट्रोल करने की भी हिदायत दे कि जिस तरह बैरून मुल्क जो है वो इस तरह के वाक़यात ज़रा कम हमें नज़र आते हैं कानून की सख्ती की वजह से, यहाँ पर भी कुछ मामला इस तरह का नज़र आए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हमारे यहाँ खुसूसी अफराद की वैसे तो कई मसाइल हैं, लेकिन जब बात उनकी शादी की आती है तो खुसूसी अफराद को अपने इस ख्वाब की तकमील के हवाले से मनफी रवैयों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं और उन मनफी रवैयों की वजह से खुसूसी अफराद के लिए साथी की तलाश बहुत ही एक मुश्किल मरहला बन जाती है उनकी ज़िंदगी का। इस मरहले को आसान बनाने के लिए लाहौर के रिहायशी हैं हुमायूं ज़हीर साहब, और अपनी डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद वो अपने जैसे लोगों का भला करने का सोचते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। बाहिम्मत हुमायूं ज़हीर साहब कई खुसूसी लड़कों और लड़कियों की शादियां करा चुके हैं और इसी हवाले से हमने इनसे बात करनी है कि ये नेकी का काम उनको करने का ख्याल कैसे आया जब वो खुद भी एक ऐसी सिचुएशन में से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं हुमायूं साहब। पहले तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। ये बताएं, ये आपने पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि हमारे नाजरीन आपको जानें, उसके बाद फिर आपके इस इनिशिएटिव पे आते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक स्पेशल पर्सनस की ऑर्गेनाइजेशन है द पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड, इधर एज एन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा अपना एक ज़ाती इदारा है जो मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बनाया। वहाँ पे हम वॉलंटरली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो सिंगल पेरेंट हैं, ऑर्फन हैं या बग़ैर मतलब ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं। उनको हमारा रिहायशी इदारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट, एजुकेशन, लिविंग स्टाइल सब कुछ अवेल करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपकी जो अपनी जो डिसेबिलिटी है वो क्या है? मुझे बचपन से पोलियो है, लेकिन 2 साल पहले मुझे फालिज का भी अटैक हुआ था। अच्छा। मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था जिसके बाद मैं फालिज का शिकार हो गया और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हूँ।
आप स्टिक से चल सकते हैं, स्टिक की मदद से आप चल लेते हैं, ऐसा ही है? जी मैं स्टिक से चलता हूँ। अच्छा, अब ये जो शादियों का सिलसिला है, जो हमारे डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, उनकी शादियों का जो सिलसिला है उसके बारे में बताइए कि एक तो ये कि मसाइल किस किस तरह के होते हैं और फिर अपने इनिशिएटिव के बारे में भी हमें बताइए। असल में ये ख्याल मुझे बहुत पहले ही आ गया था, जबकि कुछ हमारी फीमेल साथी और जो मेल्स हजरात हैं वो अनमैरिड थे और वो ज़िंदगी में कामयाब थे, सब कुछ कर रहे थे, तालीम मुकम्मल करके कारोबार कर रहा था, कोई जॉब कर रहा था, और यहाँ पर आके उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हमारा स्टूडेंट के साथ मेल मिलाप होता था मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, तो हर शख्स यही जिक्र करता था मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी टफ़ है, मतलब उनको भाई बहन संभालते नहीं हैं, वालिदैन ही और उनको लुक आफ्टर करते हैं, और वालिदैन के बाद वो स्पॉइल समझते थे अपनी लाइफ को। तो उनको मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे कुछ मिसिंग है। तो हम लोगों ने इनिशिएट लिया इसका कि कुछ साथियों की हमने फिर शादी करवाई और बहुत कामयाब रही। मतलब जनरली मेरे ऐसे इदारे में हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे रैंडमली लोग आके मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची है तो कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा, और फिर कोई आता है कि जी हमारा बच्चा है, कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा। तो एक ईजी वे में ये स्मूथली काम मैंने स्टार्ट किया कि एक आया, उनको मैच मेकिंग मैंने उनको मिलवा दिया। मेरा सिर्फ इतना ही रोल होता है कि मैं पार्टीज़ को आपस में मिलवा देता हूँ और वो खुद अंडरस्टैंड करते हैं तो कर लेते हैं रिश्ता और हो जाता है। अब तक मैं 40 के करीब 40+ ही होंगे जो रिश्ते मैं करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब हैं। अच्छा, और ये सारी जो शादियां हैं सबके जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, या कोई इनमें ऐसे भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है लेकिन उन्होंने उन लोगों से शादियां की जिनसे आपने मिलवाया उनको? मैंने ये भी किया, हमारी तो कोशिश यही थी कि मतलब डिसेबल्ड टू डिसेबल्ड हो, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे कि जो वॉलंटरली हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हमारे काम में, तो उन्होंने बाद में हमारे ही साथियों से शादी की। क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो दुबई में होता है, मेरे एक प्ले को उसने देखा आके, उसमें सब हम स्पेशल साथी ही काम कर रहे थे, तो उसने जाके कुछ अरसा सोचा और कुछ दिन के बाद मुझे उसकी कॉल आई कि हुमायूं भाई मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी माजूर लड़की से शादी करूँ। तो मैंने कहा तुम ये इमोशनली फ़ैसला तो नहीं कर रहे हो मेरे भाई कि कल को तुम्हें पछतावा हो इस बात का? तो उसने कहा नहीं, मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ और अपनी फैमिली से भी मैंने अपने इनिशिएट के बारे में बात की है और मैं पक्का हूँ, मुदल्लल वे में ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा ही करना है, तो आप मेरे लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करके मुझे बताइए। तो मैंने उसको बताया और उसने किया और अब वो वहाँ दुबई में सेटल्ड हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि यूजुअली जब इस तरह के खुसूसी अफराद की शादियों का मरहला होता है तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरह की आती हैं रिश्ता ढूंढने में, और अगर जो रिश्ता जिनका हो रहा है उनकी प्रॉब्लम नहीं है तो क्या फैमिली वाले कोई इश्यूज़ क्रिएट करते हैं? ऐसा होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, क्योंकि लड़का लड़की तो एक दूसरे को समझ लेते हैं क्योंकि उनका सेम प्रॉब्लम होता है कि वो भी माजूर होता है और वो भी माजूर होती है। उनको पता होता है कि इसकी क्या कैपेसिटी है और मेरी क्या कैपेसिटी है, लेकिन फैमिली और नेबर्स और रिलेटिव्स ये बात नहीं समझते। उनकी तरफ से अक्सर कबाहत महसूस की जाती है, कबूलियत नहीं होती उसी तरीके से। वो इमोशनली कर तो लेते हैं उस वक्त, लेकिन उनको बाद में एहसास होता है, फिर वो माजूरी नज़र आने लगती है और वो टॉन्ट करते हैं वक्तन फ़वक्तन। फिर इस तरह के केसेस को हम मैनेज करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ये मसले मसाइल हैं और इसी तरह लाइफ को चलना है, और आप उनको देखें कि वो तो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको रहने दें उनके अंदाज में। लाइफ स्टाइल है हर एक का। मैं समझता हूँ कि माजूरी दिमाग में होती है, आपके जिस्म में नहीं होती। अज़ा अगर कमी होती है तो वो हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर कोई क्रच के साथ चलता है, व्हीलचेयर पे बैठता है, तो आप लोग भी तो 4 पहियों की गाड़ी में बैठकर कहीं आते जाते, आप भी उसके मोहताज हो। आपकी नीड है तो आप हमारी नीड को समझें जैसे आप अपनी नीड्स को समझते हैं। आप भी व्हीलचेयर पे बैठते हैं, हम भी व्हीलचेयर पे बैठते हैं। आपकी व्हीलचेयर को गाड़ी कह दिया जाता है, हमारी व्हीलचेयर को कुर्सी कह दिया जाता है। तो इसमें समझने की सोच का फर्क है, मतलब बाकी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हम ज़हनी तौर पर मासूर हैं, हम मफलूज हैं दरअसल, हमें समझ में नहीं आती। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। आपको कौन से ऐसे लोग मिले जो आप ये काम कर रहे हैं उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया? वो भी होंगे आई एम श्योर, जो कहते होंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, खामखा इनकी तो शादियां कराना इतना मुश्किल काम है, तुमने अपना टाइम ज़ाया किया है। हाँ जी बिल्कुल है। बस मुश्किल काम तो है और दानिस्तान मैं हर चैलेंज को कबूल करता हूँ
और बहुत सारे मसले मसाइल हमें फैमिली की तरफ से, माशरे की तरफ से आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिलीज़ ही अलाउ नहीं करती अपनी बच्ची के लिए कोई रिश्ता हो। मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई साहिब हैसियत फैमिली की बच्ची है, बच्चा है, तो वो उसकी शादी नहीं करते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो शादी नहीं करते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ जाता है, और वो शादी करेंगे तो उनको देना पड़ेगा, वो नहीं देते क्योंकि वो माजूर है। वो कहते हैं कि जिसके साथ ये रहेगा वो इसकी प्रॉपर्टी ओन करेगा इसके बाद। तो ये भी मसले हैं जो देखने में आ रहे हैं। तो आप किसी को हक़ नहीं देते हो जीने का, अपनी ज़िंदगी गुजारने का। हर बंदा, और कुछ लोग फियर का शिकार हैं, वो खौफज़दा हैं, माएँ हैं, उनकी बच्चियां माजूर हैं, तो उनको ये डर है कि हमारे घर में ये हमने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है, हमें पता है कि क्या कर सकती है, क्या इसको नहीं करना आता, कहाँ इसको मुश्किल होती है। तो ये अगले घर में जाके हमसे नहीं बर्दाश्त होगा कि लोगों की बातें सुने या कोई इसको ताना दे। तो ऐसी ही एक वालदा थी जो बहुत खौफज़दा थी, उनकी मैंने अपने ही स्टूडेंट के साथ शादी करवाई उनकी बेटी की, और अब वो अल्लाह का शुक्र है, मतलब बरकत ऐसी होती है कि वो लड़की उनके घर में गई है और उसके कारोबार को 4 चांद लग गए। वो जो लाखों में खेलता था अरबों में खेलता है, करोड़पति हो गया। अल्लाह का शुक्र है, उसके 3 बच्चे हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। मतलब ये भी देखें कि आप एक बच्ची को अगर ओन करते हैं तो उसकी किस्मत की वजह से हालात भी जाहिर है, बिल्कुल ऐसा होता है। हुमायूं साहब, आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने शादियां औरों की तो बड़ी कराई हैं, अपना आपका जो है वो स्टेटस इस वक्त क्या है? मेरी भी शादी हुई है और मेरी टीचर ने मेरी शादी करवाई थी, और मेरी शादी भी एक स्पेशल बच्ची से हुई थी जो स्पेशल साथी थी हमारी, और हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। वो उनकी नेबर थी और उन्होंने ही हमें मिलवाया, फिर हमने भी शादी की, और अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है, और वो बात है माशाल्लाह। और ये भी लोगों का डर है कि अगर माजूर अफराद शादी करेंगे तो उनकी औलाद भी माजूर होगी। तो मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि हर माजूरी में ऐसा नहीं होता। दो कि कज़न मैरिजेस जैसे नॉर्मल इंसानों में होती है, इंटर मैरिजेस जो आप फैमिली में करते हैं, उसमें इश्यूज आते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे, तो परसेप्शन ये बना और डिसेबिलिटी का बिल्कुल जनरली। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुमायूं ज़हीर साहब, वाकई आपने बड़ा ज़बरदस्त काम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। और जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सिर्फ उनसे हमारी हाथ जोड़कर यही दरख्वास्त है कि अपनी जहनी माजूरी को ख़त्म करें। ये जो लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं वो हमारे माशरे का हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है, और सब काम ये कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए काम कीजिए, अपनी जहरी माजूरी को ख़त्म कीजिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब हमारे साथ मौजूद है बड़ी खास शख्सियत, और इनको आप टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। सियासी महाज बड़ा गर्म होता है इनके प्रोग्राम्स का, और सियासत पे बड़ा बात करते हैं। इनको सारी दुनिया में इनकी वजह शोहरत अगर कोई है तो वो है सहाफ़त, और सहाफ़त की वजह से आप इनको जानते हैं। लेकिन हमने इनकी एक और वजह शोहरत क्रिएट करने की कोशिश की। आज हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे। योगा सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट के तौर पर ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये सहाफ़ी योगा की तरफ किधर आ गया, मतलब कैसे, टाइम कैसे मिला, और फिर जानेंगे कि भाई योगा के फ़वाइद हैं क्या, और योगा किस किस किस्म की जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब, तो नहीं कह सकते वैसे खातून है, लेकिन सादिया अफजाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू अवैस, थैंक यू शिफा फॉर हैविंग मी। ये बताएं, सबसे पहला सवाल मैं कर लेता हूँ, आज आप हमें कौन सा योगा सिखाएंगी? वो सियासी योगा होगा या एंकराना योगा होगा? नहीं, सियासी योगा तो बहुत हो जाता है। ये जिस तरह शिफा ने कहा ना कि ये वो चीज़ें हैं जो यूजुअली इस पे बात नहीं होती, एंड मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लोग जो हैं वो मीडिया में भी आप दोनों के अलावा अब शायद जानना शुरू हो जाएंगे आपके तवस्सुत से, बट ये वाली साइड मेरी नहीं जानते हैं। सो आई एम एन इंटरनेशनली रजिस्टर्ड सर्टिफाइड योगा टीचर, और मैं क्लासेस भी दे रही हूँ। इस्लामाबाद में मेरा अपना स्टूडियो भी है, और बहुत अरसे से ये चल रहा था, बट सर्टिफिकेशन का ख्याल भी उस वक्त आया जब योगा एक्चुअली बिकेम माई पैशन। तो ये पैशन किस तरह से बन गया? सहाफ़ी का पैशन तो सहाफ़त होता है, हाँ। और वो आपके प्रोग्राम्स में हमें नजर आता है। तो ये आपने टाइम कैसे निकाला? सहाफ़ी के पास तो अपने आप को शीशे में देखने का टाइम नहीं होता, तो आप इस तरफ कैसे आई और कैसे इसमें बस गुम हो गई?
हमारे प्रॉपर पूरे ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स हुए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे, थ्योरी के एग्ज़ाम्स होते थे, मार्क्स आते थे बाकायदा। और अच्छा। मेरे पास जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड योगा फाउंडेशन की है और इंटरनेशनल योगा अलायंस की है। सो ये बात आपकी सही है कि यूजुअली टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। मेरा क्यों फोकस है और मैंने क्लासेस क्यों देना शुरू की, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो जिम जाने का है, सिर्फ वेट लॉस का है। ख़वातीन से आप बात कर लें, उनका पहला सवाल होता है कि क्या योगा से मेरा वज़न कम हो जाएगा। भाई वज़न कम करने होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट वज़न कम करने से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। योगा बेसिकली मीन्स यूनियन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सो इसमें मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट है, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं। और मैंने फ़र्क देखा है, क्लिनिकल योगा में भी फ़र्क देखा है। लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो अदरवाइज़ नहीं हैंडल हो पा रही होती हैं, योगा करने से, ब्रीदिंग टेक्निक से आपको वो स्टेमिना मिलता है, वो स्ट्रेंथ मिलती है। और लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने हील होते देखा है। और मेडिटेशन में भी आई थिंक अगर एक खातून जो है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त मेडिटेट करके जा रही है, आजकल कोई ऐसा नहीं है जो टेंशन से आज़ाद है, परेशानियों से आज़ाद है, लेकिन हमने देखा है कि वो एनर्जी जो है वो आपको घर अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ाते हुए घर के इश्यूज़ जो हैं वो हैंडल करने में किस तरीके से मदद देती है। सो ये एस्पेक्ट इसका यकीनी तौर पे सामने रखना चाहिए। और वो टेंशन की आपने बात की, टेंशन ज़्यादा तो मीडिया ही दे रहा होता है। और अच्छा, जो योगा आप करवाती हैं वो कौन सा होता है, मतलब वो क्लिनिकल योगा होता है या कोई और टाइप होती है? मेरा बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है, हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं। उसकी एक फॉर्म जो है वो अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज़ फॉर्म कर दें पोस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है। योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट, कि आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था। और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड एक जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। सो ये जो आप कह रही हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल हैं, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। बाहर एक योगा बड़ा कॉमन है, बिक्रम योगा उसको कहते हैं बाहर के ममालिक में, क्योंकि यूजली जो ठंडे ममालिक हैं वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है कि उधर कमरे का जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो आप वैसे मई जून जुलाई में कर लें तो 47, 48, 49 डिग्रीज टेम्परेचर आपको वैसे ही मिल जाता है। सो मैं यूजली हाथा और विन्यासा ये दोनों काइंड्स करवा रही हूँ। उसमें प्राणायामा जिसको हम ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं वो भी करवाती हूँ, मेडिटेशन भी करवाती हूँ। सही है, लेकिन ये आपका जो योगा है, जितने भी टाइप्स आप करवाती हैं वो ऑन द मैट होते हैं या ऑफ द मैट कराती हैं? ऑफ द मैट तो शिफा वो है कि आप इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह हम यामाज और नियामाज में वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपने करनी है ज़िंदगी में रोज़मर्रा और जो नहीं करनी, पोस्चर से मैट से हट के कि उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप सोचें ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के भी करीब लेकर जाती है। आप जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपका मेन फोकस जो होता है, आप अपनी सेंसेस जो 5 सेंसेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके माइंड को, आप उसको बंद करते हैं। आप अक्सर हम देखते हैं कि नमाज़ पढ़ते वक्त बहुत सारा आपका माइंड इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, बहुत सोचें आती हैं। सो जब आप ये भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके नमाज में भी फोकस आना शुरू हो जाता है। ये भी क्योंकि आप अपनी माइंड की वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बिकॉज ऑफ योर 5 सेंसेस आपने उनको बंद कर दिया है। सो ये सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है कि आपने पोस्चर्स किए, 1 घंटे की क्लास ली, आपने उन्हीं चीज़ों को आगे प्रैक्टिस करना है। डिप्रेशन में लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने जैसे कहा कि फ़िज़िकल एलिमेंट्स में बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों को पॉजिटिविटी लाइफ में इसके बाद नज़र आई है। आप जो एक क्लास में सीख कर जाते हैं वो लोग अगर अपनी बाकी दिन में अप्लाई करना शुरू कर दें सो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, सेल्फ इस्टीम लोगों की बहुत इम्प्रूव हुई है। मैंने इतने लोग देखे हैं जो आते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी हम यहाँ से देखें हमारा वज़न कितना है, ये देखें कंधे हो गए। ख़वातीन, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशली, और मैं ख़वातीन को इसीलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा कहीं सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो। अब योगा के लिए शिफा सबसे पहले लोग क्या सवाल करते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं।
भाई फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी नहीं है योगा का, आप योगा करने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी तक जा सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये कोई प्री रिक्विजिट है और होना ही होना है। गुड पॉइंट। अच्छा, कि जो आपने फ़ायदे बताए कि एक तो ये कि पॉजिटिविटी आती है ज़िंदगी में, डिप्रेशन से दूर होता है, इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इन फ़ायदों के हिसाब से तो मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को और हर एंकर को योगा ज़रूर करना चाहिए। सबको करना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, बट लोग करते नहीं है। मैंने कहा ना कि अक्सर लोगों का फोकस सिर्फ होता है कि वेट लॉस, वज़न हमारा घटा दें। वज़न आपका घटेगा, आप अपने इस जिस्म के साथ साथ ये दिमाग की तो भी सुने, ये माइंड आपका माइंड है, आपने अपने दिमाग को भी लेकर चलना है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे कोई फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे है। लोग जिम जाएंगे, भारी फीसें देंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के तवज्जुह से ज़रूर करना चाहती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा योगा स्टूडियोज़ हो गए हैं, योगा टीचर्स हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इतने लोग हैं जो बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के शिफा योगा करवा रहे हैं। अच्छा, तो कोई भी अगर क्लाइंट जाता है किसी के स्टूडियो, ये आपका हक है, आप उनसे पूछें, उनके सर्टिफिकेशन देखें, क्योंकि उसमें अगर आपको एक इंजरी ऐसी हो जाती है फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हील नहीं होती। सो ये एक मैसेज है, सर्टिफिकेशन ज़रूर चेक किया करें। प्लीज़ अनसर्टिफाइड टीचर्स के पास ना जाएं। आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में आजकल तो योगा स्टूडियो या वैसे अदरवाइज जिम जो है वो खुले हुए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ये सर्टिफिकेशन हासिल की तो इसमें आपको कितना अरसा लगा, कितने एग्जाम्स आपने दिए, अपना तो बताएं ना, ये भी आप भी बता दें, आपसे भी हम यही पूछ रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो तो चलता ही रहता है। फिर एक फाउंडेशन के साथ आप करते हैं, फिर दूसरे के साथ करते हैं, 200 आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो 100 आवर्स से शुरू करती हैं, 100 आवर्स होते हैं, फिर ये प्रोसेस रुकता नहीं है। मैंने डायरेक्ट 200 आवर्स का किया, अब आगे उम्मीद है 300 आवर्स एंड देन 500 आवर्स। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बंदा उठे सुबह को और एंकर बन जाए, जैसे हम बन गए ना, मतलब मैं बन गया भाई ऐसे ही बन गया, तो ऐसा नहीं है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग हैं वो क्या कहते हैं, हम उनको पैराशूटर्स बहुत आ गए ना मीडिया में, यहाँ पे नहीं है। यहाँ आपको पढ़ना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं जो हुए, टीचर्स देख रहे होते हैं, फिर बाहर से सर्टिफिकेशन जो है वो आती है। अच्छा, ये योगा जो है, क्या ये कुछ ख़ास लोगों की ज़रूरत है या पाकिस्तान का यूँ कह लें कि हर आवाम की, हर शख्स की ज़रूरत है योगा? नहीं, क्यों नहीं है, सबकी ज़रूरत है। आपने कहा, मुझे बताएं कि आजकल कौन परेशानी से आज़ाद है? किसके साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल मसाइल नहीं लगे हुए हैं। मेंटल हेल्थ लोगों की अब कभी किसी को सुनेंगे आप इन्फ्लेशन पे बात करते हुए, लोग बेरोज़गारी पे बात करते हुए, कोई ना कोई मसला है किसी ना किसी के घर में। किसी के बच्चे का इशू है, किसी के हस्बैंड का इशू है, किसी की वाइफ का इशू है, किसी के पेरेंट्स का इशू है। सो यूजुअली आप अपने आप को जो समझाते हैं, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को और अपनी सोल को जब इन सिंक करते हैं, वहाँ आपको योगा नज़र आता है। और ये मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप रोज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन, एटलीस्ट हफ्ते में 3 क्लासेस इसकी 1 घंटे की ज़रूर लें। सही है। अच्छा, क्या योगा सिर्फ किसी क्वालिफाइड टीचर के साथ ही किया जा सकता है या लोग घर में खुद से भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के भी योगा कर सकते हैं? बहुत लोग हैं, मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की एक वीडियो देख के वो करवा देते हैं अपने क्लाइंट्स को। लेकिन आपको अपने, अब अगर मेरे फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 लोगों की क्लास है, सो ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो मैं ख़ुद कर रही होंगी और क्लास को बता रही होंगी, तो मुझे उन ख़वातीन से पूछना पड़ता है कि क्या आपको कोई नी का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपको कोई और किसी जॉइंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो आप एक को करवा सकते हैं, दूसरे को नहीं करवा सकते। किसी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप एक पोस्चर उसको नहीं करवाएंगे। सो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक सर्टिफाइड टीचर के पास जाकर योगा करें। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल घर में कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक कोई ऐसी खातून आपके पास आई है जिन्होंने आपको कहा हो कि मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए आपकी क्लास में एडमिशन लिया? फैन यूजली, अच्छा मैंने जिस तरह से कहा कि अब क्योंकि आप लोगों के तवस्सुत से लोगों को पता चल रहा है, लेकिन ये वाली साइड इतने लोगों को पता नहीं थी, तो मेरा फोकस जो है वो जो घरों की आम ख़वातीन हैं वो आएँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास 1-2
और जानने वाली, आप लोगों की जानने वाली ख़वातीन भी आ रही हैं। बट मेरा फोकस ये है कि जो आम ख़वातीन हैं, जो घरों की ख़वातीन हैं, वो निकलें, वो आएँ। इस्लामाबाद में ही मेरा स्टूडियो है और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज योगा विद सादिया के नाम से है। अभी रिसेंटली वो पेजेस भी इसीलिए शुरू किए क्योंकि कुछ लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप बता तो दें एटलीस्ट कि आप क्लासेस कर रही हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मैसेज करें, मैं सारी डिटेल्स दूँगी। भाई मैं ये कहता हूँ कि आवाम और खवास दोनों के लिए इम्प्लीमेंट कर दें, और खवास के लिए योगा इम्प्लीमेंट करेंगे ना ज़्यादा अच्छा होगा। कौमी असेंबली में योगा करवाया जाए, सूबाई असेंबली में इजलास से पहले अगर योगा करवाया जाए तो मेरा ख्याल है वहाँ की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। वैसे हमारे सारे पॉलिटिशियंस को ज़रूरत है, जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना मगज़ मारी और पूरा दिन लड़ना और इल्ज़ामात और टॉक शोज़, मेरे अपने शोज़ में जो लड़ाइयाँ होती हैं, आप लोगों के सामने जो पॉलिटिशियंस की लड़ाइयाँ होती हैं, उनका थोड़ा दिमाग ठंडा करने के लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। आप 15 मिनट उनसे योगा करवाएं और उसके बाद आप उनको एंट्री दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सादिया, आपने वक्त निकाला और योगा के बारे में बताया। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि अगर आप योगा करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपको अपनी सर्टिफिकेशंस मतलब बोस्ट कर सके कि मैंने भाई सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट हूं, और उसमें गलती का मार्जिन कम होता है, उसमें आपको तकलीफ या नुकसान पहुंचने का, कोई इंजरी पहुंचने का मार्जिन बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसे शख्स के पास जाएं जो कि नीम हकीम ना हो। बिल्कुल नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कपड़े धोने के बाद उनको जो सूखने के लिए तार पर लटकाने की जो चुटकियाँ होती हैं और जो सुइयाँ होती हैं वो हर घर में आम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उनसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी होता है, और इस तरीका इलाज को कहते हैं एक्यूपंक्चर। चीन में एक्यूपंक्चर के ज़रिए इलाज की तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी है, और इस तरीका इलाज के मौसर होने के सबब इसकी जो मकबूलियत है वो पूरी दुनिया तक जा पहुँची है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक्यूपंक्चर को तरीका इलाज, एक मुस्तनद तरीका इलाज तस्लीम करते हुए इसे 52 अमराज में आजमूदा करार दिया है। अब इसी हवाले से हमने बात करनी है, एक्यूपंक्चर क्या है, कैसे किया जाता है और किस किस बीमारी का इसके अंदर इलाज होता है। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे। हमारे साथ हर्बलिस्ट और एडवांस लेवल एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर ज़ीशान असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और हम आपके लिए जी फ़ोन कॉल्स भी अपनी ऑन कर देते हैं ताकि आप कॉल्स कर सकें और कोई भी आपने सवाल करना हो तो पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो एक्यूपंक्चर है ये बुनियादी तौर पर इन्होंने तो चुटकियां सुइयां बताई हैं, वो जरा एक्सप्लेन करें। ठीक है, नॉट अ बैड एनालॉजी। अच्छा, थोड़ा सा पहले डिसऑर्डर को समझें। जितने क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हमारे होते हैं, वो चाहे एंजाइना, आपको हार्ट में पेन रहता है, चाहे आपको डायबिटीज़ हो गई है, चाहे आपको जॉइंट्स में पेन है, आर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके सादे लफ्ज़ों में मोरे भुर रहे हैं, हड्डियाँ भुर रही हैं, यू बी कन्फ्यूज, मैं क्या करूँ, डॉक्टर्स आर लेबलिंग में, अब इसका कोई हल नहीं है। और मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ कि छोटी एज में प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये जितने डिसऑर्डर्स हैं ये सब आपकी जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से होते हैं। और इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक सादे लफ्ज़ों में सोजिश होती है। जैसे आपको लेट्स से शोल्डर पेन है, पहले वो पेन एकदम नहीं स्टार्ट होगा, पहले आपको एक स्लाइट सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, मुझे ऐसे मूव करने में थोड़ी सी तंगी कभी कभी होती है। अब वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, आप उसे अपने कामों में बिजी रहेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, या करेंगे तो पेन किलर से करेंगे। वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती बढ़ती फिर आपको प्रॉपर पेन कॉज करेगी। अब आपके लिए वो आपको हर्ट करेगा, ज्वाइंट आपका मूव करता हो, और इवेंचुअली वो स्टेज आ जाएगी जब एडवांस लेवल आपकी जो स्वेलिंग वहाँ पर आएगी, मतलब एडवांस लेवल इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि किसी भी डिजीज़ को अगर आप रूट कॉज से एड्रेस करना चाहते हैं तो उसकी इन्फ्लेमेशन को ज़रूर एड्रेस करें, वरना जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो किसी भी मेडिकल साइंस का हो, किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन का, वो पैलिएटिव है, यानी वक्ती सहारा है, वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ये पहली चीज़ समझ लीजिए। अब ऑक्यूपेंचर जो है उसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हम जो यूज़ करते हैं, हम करते हैं न्यूरो ऑक्यूपेंचर। न्यूरो ऑक्यूपेंचर ये होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को फौरी तौर पे हम रीएक्टिवेट करते हैं कि वो आपके उन टिश्यूज़ को सिग्नल्स देता है कि इस इन्फ्लेमेशन को हमने रिवर्स करना है। और आप हैरान होंगे देखकर, जब इसके आप रिजल्ट्स, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट दुनिया में हैं, कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इनर फार्मेसी रखी हुई है। अच्छा। आपको सिर्फ वो नॉलेज चाहिए कि किन पॉइंट्स को मैंने करना है, और आपको सिर्फ नीडल्स चाहिए बस।
और अब तो मैं अपनी पॉकेट में नीडल्स लेके फिरता हूँ घर में, या किसी को पेन कोई भी हो चुबा दी, उसमें कोई सर ये उंगली पे मेरी दर्द हो रहा है, चुबा। अच्छा बाय द वे, वो जहाँ पे पेन है वहाँ पे नहीं करते। हाँ, मतलब उससे रिलेटेड चैनल्स जहाँ पर आपको पेन ना हो रहा हो। तो ये भी एक कंफ्यूजन लोगों को होती है कि मेरे आर्थराइटिस है, मेरी उंगलियों में दर्द है, तो मेरी उंगलियों पे लगाएंगे तो बहुत हर्ट होगा। ऐसा नहीं होता। प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्रेशर एक्चुअली ऑक्यूपेंचर जो प्रेशर पॉइंट्स करेंगे वो एक और चीज़ है, वो एक होम थेरेपी है। अच्छा, ऑक्यूपेंचर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिसमें आप इन्फ्लेमेशंस को डीप लेवल पे और क्विकली रिवर्स कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने दर्द होता है क्या नीडल्स इंसर्ट करते हुए? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए अभी चाहिए। हाँ, नीडल्स नहीं, उसको हम पिन्स बोलेंगे। बहुत ही माइन्यूट सी होती है साइज में, आपके जैसे एक बाल है उस साइज की, हेयर साइज की है, उसको हमने इंसर्ट करना होता है और उसको हम केयरफुली इंसर्ट करते हैं। मैं या मेरा स्टाफ जो भी करेगा उसको केयरफुली इंसर्ट करेंगे। आपको इस तरह से एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट जरूर होगा, मगर उसको पेन नहीं आप कहेंगे। तो ये जो हमने अभी शुरू में बात की थी कि WHO कहता है कि जी 52 मुख्तलिफ बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये स्पेसिफिकली 52 ही है या ये कि ये और बहुत किसी भी बीमारी के लिए इलाज हो सकता है? कहा जा रहा है कि उसके मुतालिक डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अभी इस पे रिसर्च चल रही है और मैं आपको बताऊं 2018 से US मिलिट्री ने ऑक्यूपेंचर को ऐड कर लिया। अच्छा, US मिलिट्री के जो थेरेपिस्ट हैं वो अपने ट्रूप्स को ऑक्यूपेंचर करते हैं। और कोई खास टाइप की बीमारियां होती हैं मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मसल पेन, जॉइंट पेन, या फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है हार्ट डिजीज हो गई फॉर एग्जांपल, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो नेम है डिजीज जो मिस नहीं कर सकते। अच्छा, फ्रॉम एक्यूट कंडीशन, इवन एक्यूट हार्ट अटैक से लेकर, हाँ, मैं उसी इवन एक्यूट हार्ट अटैक से लेकर वो जो वाल्व ब्लॉक हो गया, उसकी एंजियोप्लास्टी हो रही है, ये सब। ये तो क्रॉनिक कंडीशन एक हो गई है कि आपका लेट से बाईपास हो गया या बाईपास रिकमेंडेड है, आपको एंजाइना पेन होती है, इसमें भी डेफिनेटली ऑक्यूपेंचर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा, अगर आप न्यूरो ऑक्यूपेंचर सही तरीके से कर देते हैं पेशेंट का, तो वो जो इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस यानी उसकी ब्लड वेसल्स तंग हो चुकी हैं, उसके वो फैट डिपॉजिट को हम एथेरोस्क्लेरोसिस को रिवर्स कर सकते हैं। ख़वातीन का बड़ा मसला है तमाम जॉइंट्स पेन, आपके आर्थराइटिस, आपके लोअर बैक पेन, आपका शैटिका, आपकी किसी भी इवन बिल्कुल माइग्रेन जी ऑब्वियसली वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसको माइग्रेन को जब करते हैं अगेन एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट देना है, इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करना है, प्लस वो कॉज देखा जाता है। जैसे अगर स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होता है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, उसमें आप एड्रिनल्स को ट्रीट करेंगे, आपकी जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको ट्रीट करेंगे साथ में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ। अगर वो हार्मोनल हेडेक है, हार्मोनल माइग्रेन है कि पीरियड से पहले होता है, साइकिल से पहले होता है, उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे, यूट्रस की इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगे। अच्छा, और वहाँ पर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली रिवर्स हो सके। तो मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि 52 डॉक्यूमेंटेड बीमारियां और बाकी तमाम बीमारियों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यू नेम अ डिजीज नहीं हो सकती। कोई साइड इफेक्ट भी इसका होता है? देखिए, इट्स अ वेरी सेफ थेरेपी क्योंकि हमने आपकी बॉडी की इनर फार्मेसी को रीएक्टिवेट करना होता है। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको ड्रग्स हम डाल रहे हैं। अच्छा। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम। और सेकेंडली आपको आपके व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ, अगर आप किसी और थेरेपी या मेडिकेशंस आपकी बहुत ज़्यादा लेते हैं लेट से, उसके साथ भी इसको सेफली ऐड किया जा सकता है। इनका आपस में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। आप इसको चलने दें, उसके साथ जैसे जैसे आप बेहतर होंगे, गो बैक टू योर डॉक्टर एंड टेल हिम कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरी इंप्रूवमेंट, वो आस्ता आस्ता आपको मेडिकेशन आपकी ऑफ कराते जाएंगे, इवेंचुअली उसको ख़त्म कर किया जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर हम वो बात करते हैं ना कि कोई भी बीमारी हो तो उसमें हजामा करवा लो जी, तो अब वो बहुत सारे लोगों के लिए इफेक्टिव होता है, बहुत सारे, तो ये बिल्कुल मतलब यूँ कह लीजिए कि उसी तरीके की एक हजामा से बहुत डिफरेंट है। जो कपिंग थेरेपी है ना, उससे बहुत डिफरेंट है। कपिंग तो भी वो कट करके, और वो कपिंग तो देखिए मेरा ख्याल है बहुत से लोग जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है वो जगह जगह कर रहे होते हैं। जो चाइनीज़ मेडिसिन में कपिंग है वो भी बड़ी यूनिक है। वो हमारी आम कपिंग की तरह नहीं है। वो भी एक नॉलेज होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, किन पॉइंट्स पे करना है, वहाँ पर कपिंग की जाती है। हमारी जो ऑर्डनरी कपिंग है उस तरह की नहीं है। चाइनीज़ कपिंग इज डिफरेंट, ठीक है। उसे ब्लड लेटिंग प्रॉपर्ली हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जो इलाज का जो स्पैन है, ड्यूरेशन है, वो कितना होता है? राइट, देखें मतलब यहाँ से शुरू करें कि मिसाल के तौर पे मैं आपके पास या वैसा आपके पास आए हैं और आपने इनकी कोई प्रॉब्लम करनी है, अब आप कितनी नीडल्स लगाएंगे, कितनी देर के लिए वो लगी रहेंगी, छोड़ेंगे, टोटल कितने सेशंस? जी देखें, पहली बात ये कि सबसे पहले तो मैं आपका प्रॉपर थॉरो केस देखूंगा कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। जो मैं केसेस देखता हूँ दीज आर सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस। एक डिजीज़ नहीं होती। हमारे पास ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, वो पीसीओसिस, फाइब्राइड, एंड्रोमेट्रियोसिस से लेकर उनको डिप्रेशन से लेकर उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से लेकर आर्थराइटिस से पता नहीं क्या क्या होता है। और मैं एट अ टाइम अब जब मैं उनका केस देखता हूँ तो पहले मैं उसको केयरफुली एनालाइज करता हूँ कि ये इन्फ्लेमेशन किन टिश्यूज़ में होगी है जहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर इसको रिवर्स करने के लिए हम जैसे एडवांस लेवल प्लांट मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट मेडिसिन वो यूज़ की जा सकती हैं, और न्यूरो ऑक्यूपेंचर का कम्बिनेशन बना के उसको फिर हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, जो पहला सेशन हमारा होता है आपको इमीडिएट पेन रिलीफ होता है, इमीडिएट
और अगर नहीं होता तो मैं फिर देखता हूँ कोई कुछ चीज़ मिस हो गई है मुझसे, मैं फिर उसको रीवैल्यूएट करता हूँ प्लान को। जैसे ही वो नीडल्स इंसर्ट होती हैं यू स्टार्ट टू फाइंड अ रिलीफ, क्योंकि आपकी जो पेन किलर केमिकल्स हैं एंडोर्फिन्स वो नेचुरल रिलीज होते हैं, आपको फ़ौरन सुकून आता है। फिर ये होता है कि पेशेंट्स को आमतौर पर अल्टरनेट डे पे करना पड़ता है और एक दिन छोड़ के अगले दिन दोबारा छोड़ के। अगर पेन बहुत ही सीवियर है तो डेली करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे आप में इंप्रूवमेंट आएगी सेशंस कम करते जाएंगे, फ्यू मंथ्स स्पैन, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट वंस अ वीक वंस अ मंथ। कितनी देर का प्रोसेस होता है ये सारा? जब आपको नीडल स्टार्ट कर देंगे इंसर्ट, फर्स्ट नीडल इंसर्ट होगी तो उसके बाद कोई 30 to 40 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है। सही है। एक कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम सर, सैयद रिजवान हैदराबाद कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या सवाल करेंगे? सर मुझे आपसे डॉक्टर साहब से ये कंफर्मेशन चाहिए थी। मैं बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नाइट शिफ्ट की जॉब करता हूँ एज एन एकेडमिक डायरेक्टर, एकेडमिक मैनेजर। तो दिन के टाइम पे मैं बड़े सुकून एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी नींद नहीं पूरी कर सकता और सम टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी जकड़ में आई हुई है। तो काइंडली मुझे इस पे थोड़ा सा गाइडलाइन दे देंगे। कुछ अगर सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं उनसे। एक तो इनका जो मैं केस देख रहा हूँ, देखें कुछ गलतियाँ वो हम खुद करते हैं। अगर आप रात को प्रॉपरली नहीं सोते तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स उस तरीके से आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे, तो आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट होगा। इनका तो खैर काम ही रात का है। तो अब ये अगर तो देखें स्विच, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको ग्रेजुअली शिफ्ट कर सकें तो आपके लिए लॉन्ग रन में तो यही अच्छा है। ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल मजबूरी है या ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ रीजंस होती है मुख्तलिफ, आपको रात कोई काम करना है तो ऐसी प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। और ये स्पैज़म जैसे बात करें कि मेरी बॉडी जकड़ी रहती है, ये आमतौर पर तब प्रॉब्लम होता है जब आपका लिवर इफेक्ट होना शुरू होता है। आपका लिवर जो है ना आपके मसल्स को कंट्रोल करता है, तो ऐसे पेशेंट के लिवर का इशू बनना शुरू हो जाएगा। और वो अभी इनका LFT ठीक आएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, लेकिन इनको पहले स्टिफनेस रहेगी, जिस्म जकड़ गया, और उसके बाद इनको इरिटेशन, मूड इनका बड़ा खराब होगा एंड विल फाइंड ये सब लिवर की वजह से। जी सब लिवर की वजह से। तो इसका एक्यूपेंचर में इलाज होता है या ये इसका ताल्लुक उससे नहीं? डेफिनेटली हम एक्यूपेंचर तो करेंगे ताकि एक क्विक रिलीफ हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसे पेशेंट को मैं एडवाइस करूंगा कोशिश करें कि रात के लिए जो है ना अपनी नींद का प्लान ठीक है। फातिमा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। फातिमा क्या पूछेंगी? जी एक्चुअली मैं अभी आपका शो देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि 52 बीमारियों का इलाज है एक्यूपेंचर से जो करते हैं ना, तो आया उसमें ये जो दांत से होती हैं बीमारियां, मतलब ये मसूड़ों का या दांत के दर्द का कोई हो गया? जबरदस्त वैसे सवाल है फातिमा। क्या सवाल आपने किया फातिमा? गुड। मैं एक दिन घर गया तो मेरी अपनी बेटी रो रही थी। अच्छा। वो क्या, वो डेंटल केरीज, वो जो दांतों में खोड़ बन जाते हैं, उसको वो हुआ था। अच्छा, पहले मुझे डायग्नोस करना था प्रॉब्लम, मैंने उससे पूछा किधर है, उसने मुझे दिखाया कि यहाँ इसमें। अब वो जो पर्टिकुलर जो उसका दांत था, अगर मैं चाइनीज मेडिसिन में देखता हूँ तो वो तब अफेक्ट होता है जब आपके कॉलन में लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है। अच्छा। आपके दांतों का आपके ऑर्गन से कनेक्शन है। अच्छा। अगर आप इसको होलिस्टिकली समझें तो मैंने उसको वो देखते हुए कि इसके कॉलन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, उसको देखे फिर नीडल पॉइंट सेलेक्ट किए, आई डिड द सेशन, फॉरन उसके एंडोर्फिन्स, पेन किलर केमिकल्स रिलीज हो और उसको सुकून आ गया। अब उसको मैंने सेकंड स्ट्रेटजी की, देखो अब तो पेन तुम्हारा बंद हो गया। इसको मैंने उसको एक एक्सरसाइज बताई जिससे आप कार्टिलेज को रीग्रो कर सकते हैं, आपकी दांत की कैविटीज रीफिल हो जाती हैं। और ये मेरी मिसेस ने घर पे किया। I've seen the results। ऐसी बातें नहीं कर रही, सारी मैं जो भी बात कहता हूँ वो एविडेंस बेस या मैंने उसके खुद रिजल्ट्स देखे होते हैं। तो आपको अब वो क्या एक्सरसाइज है वैसे बता दें लोगों को? उसको हम बोलते हैं, जो हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, जो उसमें उसका जो योग कंपोनेंट है उसमें अनुलोम विलोम कहते हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आप एक तरफ से सांस लेते हैं, एक को बंद करते हैं, जैसे इसको रोक के रखें थोड़ी देर, उसके बाद जब आपको लगे कि बस बहुत हो गया, दूसरी तरफ निकालें। इनहेल एक तरफ से किया, एक्सहेल दूसरी तरफ से किया। आप यहाँ से एक्सहेल किया, यहाँ से इनहेल करें। हाँ। अब यहीं से जितना आप कर सकते हैं करें। अब होता क्या है, ऑक्सीजन जब जाती है हाई क्वांटिटी में तो वहाँ पर आपका रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी रीजनरेट जो चीज़ें टूट रही हैं वो बनना शुरू हो जाती है, रीजनरेट किया जा सकता है। इसको मुझे हैरत होती है क्यों मेडिकल साइंस में सर डिस्कस नहीं किया जाता। हालांकि मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने हमारे इनर फार्मेसी ऐसी रखी है कि हम हड्डियों को रीग्रो, कार्टिलेज को शायद एक्सटर्नल फार्मेसी वालों का नुकसान हो जाएगा ना, इनर फार्मेसी पे बात करेंगे। सरफराज साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। कराची से सरफराज साहब कॉल पे हैं या ड्रॉप हो गई है? अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने पेन्स की बात की, अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें पेन नहीं हो रहा होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल शुगर की बीमारी है जी, तो अब क्या वो भी इस तरीके का? शुगर वालों को वैसे तो पेन होता है, हाँ, हड्डियों में उनकी तकलीफ रहती है। सबसे पहली चीज हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ इस तरह, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो इनका देखें, मतलब जो रोटी खाते हैं ना, ये बंद करवाएं। इनको बादाम की रोटी दें। बादाम की रोटी? ये मैंने बड़ी रिसर्च करके आया था पहुंचो में, बादाम की रोटी, क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब ये खाने के बाद शुगर कितनी चढ़ती है, दैट्स जस्ट वन।
इंसुलिन लगती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा उसकी शुगर चढ़ती है, उसको आप बादाम की रोटी देख लें, कोई इस पे शुगर पे इफेक्ट नहीं होगा। मतलब बादाम की रोटी, बादाम का आटा मिल जाता है, यूट्यूब पे रेसिपीज मौजूद हैं, आप उसको बनाएं, जस्ट कुक इट, उसके पराठा रेसिपीज तो हम अपनी खवातीन को दे दें, हर चीज पका के वो खिला देती है। वैसे बादाम का आटा भी मिल जाएगा, बादाम की रोटी भी मिल जाएगी, और बादाम की रेसिपीज आप बादाम लाके घर में। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये करें, सबसे पहले। उसके बाद जो न्यूरोपैथी उनकी होती है, मतलब हाथों में टांगों में बड़ी दर्दें रहती है, उसके लिए न्यूरो ऑक्यूपेंचर इज वेरी वंडरफुल साइंस। जब हम पहला सेशन करते हैं, अगेन आपके पेन किलर केमिकल्स एंडोर्फिन्स निकलेंगे, पेशेंट को सुकून आएगा। सेकेंडली हम इन्फ्लेमेशंस को रिवर्स कर रहे होंगे, जिससे उनके जॉइंट्स में आर्थराइटिस, माइग्रेन या व्हाटसोएवर अगर फॉर जो हम कहते हैं ना कि शुगर वाले को हमेशा जो है वो करनी है, इंसुलिन लगानी है, उससे निजात मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। पेशेंट अगर ये कमिट करे, मैं हमेशा डायबिटिक पेशेंट को उस कंडीशन में ऑन बोर्ड लेता हूँ कि अगर वो अपनी रोटी को रिप्लेस करता है बादाम की रोटी, फिर मैं उसे कहता हूँ ठीक है अब मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा। आपने तो मेन सारी मीठी मीठी निकाल के सिर्फ बादाम और रोटी पे आप आ गए हैं। लोग कहेंगे एंटी रोटी कैंपेन शुरू हो गई है। मैंने ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा स्टडी करके मैं यहाँ तक पहुँचा, और मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गए चीज़ों को रिसर्च करते हैं, और स्टिल मैं रिसर्च करता हूँ। मैं क्लिनिक में लेट आवर्स ठहरता हूँ, चीज़ों को स्टडी करने। इंसुलिन से निजात मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट सेशन के बाद, ग्रेजुअली इसको रिडक्शन इसको मॉनिटर करते हैं, और पेशेंट विलिंग होना चाहिए अपने साथ ये चेंजेस करने के लिए, वरना अगर आप कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं होता। कमिटमेंट जरूरी है, यही है। रेहान साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब जी, रेहान साहब जी, मैं ये देखा था प्रोग्राम, तो ये कह रहे हैं 52 बीमारियों का इलाज है, तो उसमें ये पूछना था कि इसमें कॉन्स्टिपेशन या जो आपका फर्स्ट स्टेज का पाइल होता है, एक्सटर्नल पाइल, उसका भी इससे मुमकिन है? देखिए मेरे ख्याल है ये जो 52 बीमारियों की बात हमने शुरू में की, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा कि हार्ट डिजीज़, एंजाइना, इवन स्ट्रोक आपको हो गया, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसको भी से रिवर्स किया जा सकता है। और ऑब्वियसली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हेमोराइड्स को रिवर्स करना। आपका जो डाइजेशन है उसको ट्रीट करना चाहिए प्रॉपर्ली। देखें, कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग, हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं, हम कहते हैं मैं ये खा लिया वो खा लिया, और अपने आप को ये भी एक बीमारी है। और ये जब ये क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, अगर 24 आवर्स स्टूल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाता है ना, तो उससे टॉक्सिसिटी दोबारा रीएब्जॉर्ब आपके ब्लड में होती है, और वो फिर आपको जॉइंट्स पेन देगी, मेमोरी वीकनेस देगी, और बहुत प्रॉब्लम। तो कॉन्स्टिपेशन जो है ना किसी को भी नहीं रहनी चाहिए। सही। इसको लैक्सेटिव्स देके या वक्ती तौर पे ऐसे पुश करने की कोशिश नहीं करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसकी इन्फ्लेमेशंस को ठीक है। आखिरी कॉल हम लेते हैं, साइमा साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन डायबिटीज से ही रिलेटेड है। जैसे आप पहले बात कर रहे थे, वो तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं टाइप 2 के लिए, लेकिन एक डायबिटीज होती है बच्चों में, टाइप 1, क्या उसका भी रिवर्सल मुमकिन है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ का टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। मैंने कभी मैं आपको इसका कोई वो आंसर नहीं दे सकता जिसमें बेसिक कोई सक्सेस स्टोरी हो। शायद इसका इलाज हो या मुमकिन है इसका हो, मैं इसलिए इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता कि वो एक रिलायबल, मुझे उसका आंसर नहीं पता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुहलिक बीमारी हैं, मिसाल के तौर पे ऐसी जिनसे जान जा सकती है, फॉर एग्जांपल कैंसर इज़ वन ऑफ देम। आजकल हम देखते हैं हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल इतना बुरा है कि हम हर इवन जवान ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उनमें इलाज हो जाता है, लेकिन उनको हो जाता है। क्या कैंसर कभी किसी किस्म का किसी स्टेज का इलाज? देखिए, ट्यूमर्स का तो जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं वो बॉडी में कहीं भी हो, उसको तो ऑलरेडी हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। कैंसर्स को भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू मंथ्स या परहैप्स इन अ फ्यू इयर्स टाइम मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो जो ट्यूमर्स आप कर रहे हैं ट्रीट, उनका कैंसर से क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, नॉन कैंसरस ट्यूमर में ये होता है कि कैंसर नहीं होता। जैसे उसकी एग्जांपल एक फाइब्राइड है, जो ख़वातीन को वो सादे लफ्ज़ों में रसोलियाँ बन जाती हैं। सही है। वो एक दफ़ा ऑपरेशन करके निकलवाते हैं और फिर बन जाती हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट नहीं कर रहे। हम उस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं ताकि वो दोबारा रिकर ना करे। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस, किडनी स्टोन्स का भी गालिबन होता है कि वो बन गई एक दफ़ा, आप हटवा लें दोबारा आ जाती है। हाँ, उसको हम डायरेक्ट ट्यूमर कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, लेकिन वो आपकी बात ही ठीक है कि वो रिलैप्स बार-बार, जी हाँ, बार-बार करता है। इसी तरह का भी ट्यूमर, आपको पिट्यूटरी ट्यूमर है या आपके इंटेस्टाइन में है, तो उसको ट्यूमर्स नॉन कैंसरस तो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। और फिर जैसे आपने भी फाइब्राइड्स की बात कर रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस जिसमें आपकी ट्यूब सारी वो स्टिकी हो जाती हैं, जैसे बबल गम की तरह चिपक जाती हैं। जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि ओवरीज नज़र नहीं आ रही, ट्यूब नज़र नहीं आ रही, उसको भी हम सक्सेसफुली रिवर्स कर लेते हैं। इसी तरह थायराइड का जिनको डिसऑर्डर होता है, हाइपो या हाइपर, दोनों थायराइड वीक है आपका या ओवरस्टिमुलेटेड है, उन दोनों का बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि कुछ लोगों में मेंटली प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी के मेंटल ग्रोथ स्लो होती है, उनके कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो दिमाग में प्रोड्यूस नहीं हो रहे या हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करी, उसका भी कोई ताल्लुक हो सकता है? देखिए, इसमें मैं सिंपल बात वो करता हूँ, जिनकी तो लेट्स से फिजिकल डिजीज़ की बात करूँ, आज के बच्चों की हाइट का बड़ा इशू बन रहा है।
हाँ। आजकल ये बड़ा कॉमन है हाइट का। देखिए हाइट जो है ना आपकी बोन्स, उसके पीछे जो कंट्रोलिंग एजेंट है वो आपकी किडनीज हैं, अगर हम चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। और ये चाइनीज़ पर्सपेक्टिव को ये 50 साल में कोई दरियाफ्त नहीं हुई, इसको 5000 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री है इसकी, लाइक आयुर्वेदिक इंडियन मेडिसिन की तरह। उसकी किडनीज को ट्रीट करें उस पेशेंट की, आप देखेंगे कि उसकी हाइट ग्रो करना शुरू होगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, अगर हम बोन एज एक्सरे करते हैं और वो देखते हैं कि उसमें अब ये फ्यूज़ होगी बोन्स, अब ये नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ एक्सेप्शन होती है। अगर उसमें हम देखते हैं कि गुंजाइश है तो उसकी किडनीज को ट्रीट करें, बच्चे हाइट गेन कर लेते हैं। नहीं तो अगर जेनेटिक हो, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स की हाइट दोनों की छोटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जीन सिर्फ आपके पेरेंट्स से डिटरमिन नहीं होती। हाँ, फैमिली में और भी लोग हैं वैसे। मिसकंसेप्शन, अगर पेरेंट्स दोनों छोटे तो बाजू का आपने देखा भी होगा बच्चे बहुत लंबे लंबे कद के होते हैं, ये मिसकंसेप्शन ऐसा है वैसे। एक और कॉलर है हमारे साथ, रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से मैं बात पूछना चाहता हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो ये पूछना है, एक तो पहले कराची में कोई ट्रीटमेंट कहाँ पे, हम अगर कोई ऐसा जरूरत पड़े तो वो कहाँ पे कराया जाए? सही है। और दूसरी बात, एक मेरे कजन है, उनको एल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर? हाँ जी, अल्जाइमर डिजीज है, उनको ब्रेन का मतलब भूलने का है। ठीक है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, अर्ली डिमेंशिया, डॉक्टर साहब ये दोनों बताएं। ये चीज़ें, ये डिसऑर्डर्स जो है ना, अल्जाइमर जैसे हो गया, डिमेंशियाज हो गया, ये अच्छे अंदाज से ट्रीट हो सकते हैं। मगर इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि चूँकि मेन कंसल्टेंट मैं खुद हूँ और अपने पेशेंट्स को मैं खुद ही देखता हूँ, उसके बाद मैं थेरेपिस्ट को हैंड ओवर करता हूँ। प्रोसेस भी आप खुद ही करते हैं? प्रोसेस में नहीं, क्योंकि मेरा टाइम नहीं होता। अच्छा। बेसिकली मैं डायग्नोज करके पॉइंट्स प्लान करके अपने स्टाफ को हैंड ओवर कर देना होता है कि इसको परफॉर्म कर दें। अब जो कराची से कॉल की है, तो कराची में ऑब्वियसली हमारा अभी तक सेंटर नहीं है। फ्यूचर में अगर मैं टाइम मिला एक्सपैंड करने का हम देखेंगे, लेकिन एक अभी फिलहाल हम इस्लामाबाद के अंदर ही जो है ना इन क्लिनिक फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। सही है। और अल्जाइमर डिमेंशिया ट्रीटेबल है, हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने। और मेरे ख्याल ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने पहली मरतबा अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, एक्यूपंक्चर का जो सिलसिला है। और आज वो जो हमने डिस्कशन की तो उसमें आयुर्वेदिक का भी आपने नाम लिया, इसके ऊपर भी हमें एक सेशन करना चाहिए। हर्बल, क्योंकि ये जो सारे एक तो हमारी कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है और एक ये जो अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी बात ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एक सवाल, बड़ी हिस्ट्री। एक सवाल क्विकली आया खवातीन का, सर स्किन प्रॉब्लम्स, एक्नी, डार्क सर्कल्स, हल्के, ये होता है कि नहीं होता? देखिए, आदमियों का भी कर लेना, आदमियों का भी कर लेना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जब स्टमक में प्रॉब्लम होगा, आपके किडनीज में प्रॉब्लम होगा तो हल्के पड़ जाएंगे आपको। हैं? मतलब पानी की इनटेक ठीक नहीं है। एड्रेनल स्ट्रेस को बोलते हैं मेडिकल में। आपकी प्रॉब्लम होगा तो आपको हल्के पड़ जाएंगे। अब जब आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगा तो आपकी ये वाली जो लाइनिंग है इसमें छाई आना शुरू हो जाएंगी। आपके लंग्स में इशू है तो आपका ये सारी चीक्स जो है खराब होना शुरू हो। और ये जो साइड पे खवातीन की होती हैं, ये सारी ऑर्गन कनेक्टेड, सब चीज़ ऑर्गन कनेक्टेड है। अब जब मैं पेशेंट देखता हूँ, हम उसको पैलेटिव वक्ती ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको डायग्नोज करें कि कहाँ किन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, फिर उसको हम ट्रीट करते हैं। तो और ये एक फील्ड हम ले आए हैं अब कि हम आपका परमानेंट क्योर कह सकते हैं। एंटी रिंकल ट्रीटमेंट हमारे पास, आपको झुर्रियाँ पड़ेंगी उसको रिवर्स कर देंगे। अब समझ आए चाइनीज इतने जवान कैसे ये कुछ है कहानी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, यानी कि खवातीन के चेहरे के हवाले से भी जो मसाइल हैं वो भी एक्यूपंक्चर से ट्रीट हो सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, आखिरी बात। देखिए, जो इस वक्त मैं बहुत एंग्जाइटी के पेशेंट्स देखता हूँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये कनेक्टेड होता है आपके डाइजेशन के साथ डायरेक्ट। अगर आपको देखें चीज़ ब्रेन वाला मामला नहीं है ये एंग्जाइटी वगैरह, बहुत कॉजेज होती है, लेकिन एक मेन कॉज जो है ना, आपका डाइजेशन खराब होता है। तो आप जो फूड लेते हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनते। अब ट्रीट द डाइजेशन, ट्रीट द रूट कॉज। या दूसरा एक पैटर्न होता है जिसमें आपका हार्ट चैनल वीक होता है, ऐसे पेशेंट को पैल्पिटेशन बढ़ी हुई। आज प्रेजेंटेशन देनी है कहीं कॉलेज में, उसको पैल्पिटेशन मार जाएगा, मर जाएगा बेचारा सोच सोच के, मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। ऐसे पेशेंट के हार्ट चैनल को ट्रीट करने पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आजकल एक और प्रॉब्लम छोटी बच्चियों में हार्मोन्स की वजह से टेम्परामेंट बहुत बुरा है। अच्छा, बदतमीजियां करती हैं बच्चियां घरों के अंदर, बहुत बदतमीजी, और मैरिटल रिलेशनशिप बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी वजह से। ये भी फूड से रिलेटेड। अब इसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट नहीं करें, इसका ट्रीट द रूट कॉज। रूट कॉज किधर है उसको देखें, फिर उसको ट्रीट करें ताकि वो पेशेंट एक अच्छी लाइफ गुजार सके। ऑलवेज ट्रीट द रूट कॉज। सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। लेकर चलते हैं आपको यूरोप की तरफ और बड़े खतरनाक खौफनाक नंबर्स यूरोप में कोविड के दोबारा सामने आ रहे हैं। यूँ कहने कि वो चौथी लहर एक तरीके से शुरू हो गई और बड़ी खतरनाक सूरत हाल है यूरोप में, चौथी लहर से सूरत हाल बिगड़ रही है। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से सहाफ़ी अतर काज़मी साहब, हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब, सर ये जो हम इस वक्त नंबर्स देख रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ ममालिक के हमारे पास इस वक्त डिटेल्स मौजूद हैं और जर्मनी में क्रिसमस पर मार्केटें बंद रहने का ऐलान कर दिया है, ऑस्ट्रिया में जुज़वी लॉकडाउन लग गया है, बेल्जियम में, नेदरलैंड में वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं ये हो क्या रहा है सर, कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या क्या हो रहा है? देखिए, पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कोरोना के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से कंपेयर करके बताऊं तो लोगों को समझने में भी आसानी होगी। अगर हम पाकिस्तान के फिगर्स देखें पिछले 2-3 दिन के, तो ऑन एवरेज जो पाकिस्तान के अंदर अमवात हुई हैं वो 3, 4, 5, 6, 7 हो रही है कोरोना से। और यूरोप के अंदर डेली अमवात जो है 3 से 4 हज़ार हो रही हैं। रशिया के अंदर 1200 अमवात हुई, बरतानिया के अंदर 150 से ज्यादा अमवात हुई, कुछ ममालिक के अंदर 400, 500, 300। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कम है, हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अब जितनी भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इतना ज्यादा बोझ पड़ गया है हमारे अस्पतालों के ऊपर कि मजीद अगर पेशेंट्स आए तो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि उनको हम अस्पताल के अंदर इलाज कर सकें। तो इसी वजह से जो आपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक तरह से लॉकडाउन लग चुका है और दीगर जो ममालिक हैं उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ग्रीस है, जितने भी ममालिक हैं यूरोप के, उन्होंने मजीद मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसमें सख्ती की गई है कि इतने वक्त तक दुकानें खुलेंगी, इतने लोग बाहर आ सकेंगे, आप यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इसी वजह से ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये सर हो क्यों रहा है? वैक्सीनेशन तो वहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से हुई लोगों की। हाँ देखें, ये बड़ा पजलिंग चीज है, इसलिए कि अगर आप बरतानिया के फिगर्स ले लें तो गुज़िश्ता बरस इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं थी, लेकिन इस बरस जो अस्पतालों के अंदर केस जा रहे हैं वो गुज़िश्ता बरस से ज्यादा हैं अभी तक। और यही हाल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का है। अब वो कुछ जगहों पे ये कह रहे हैं कि जो बूस्टर वैक्सीन है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं यूरोप के अंदर जहाँ पे वैक्सीन बहुत पहले लग चुकी थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7-8 महीने पहले वैक्सीन लगी थी। तो अब कुछ लोग यहाँ पे माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो बूस्टर वैक्सीन है वो लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो आपकी जो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत होती है वो कम हो जाती है। और यही वजह है कि अब बहुत सारे ममालिक ने इंट्रोड्यूस करवाया कि जब तक आप बूस्टर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड तस्वर नहीं किया जाएगा। और ऑस्ट्रिया ने तो अब ये लीगल रिक्वायरमेंट कर दी है कि हर किसी को वैक्सीन लगवानी है और ये एक तरह से कानून उन्होंने बना दिया है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त पूरे यूरोप। बूस्टर लगेगा, फिर उसके बूस्टर का इफेक्ट खत्म होगा तो फिर उसका सेकंड बूस्टर आएगा। तो ये तो अब मतलब हर 6 महीने बाद वैक्सीन लगानी पड़ेगी। ये तो मामला मुझे उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, इसमें यह है कि जो मेन इशू हुआ है यूरोप के अंदर, जो नया वेरिएंट आया जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, और असल में ये इंडियन वेरिएंट है जो इंडिया से आया है। आजकल जब हम बात करते हैं कि हम ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं तो कहीं पे कोई भी मुतासिर होगा तो उससे पूरी दुनिया फिर मुतासिर होती है। हुआ ये कि जो कुंभ का मेला हुआ था भारत के अंदर, उस हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, वो एक तरह से सुपर स्प्रेडर था। और वहीं से फिर जिस तरीके से ये वेरिएंट फैला इंडिया के अंदर, डेल्टा वेरिएंट, वही वेरिएंट इस वक्त यूरोप के अंदर है। और जो सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं इसी इंडियन वेरिएंट से हो रहे हैं, जिसको अब डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। और इसकी वजह से जो है ज्यादा हम बात। तो अब आखिरी चीज ये बताइएगा कि क्या आप मजीद कोई ट्रैवल बैन्स वगैरह इस तरह के जो मेजर शुरू में लिए गए थे, तो क्या इनकी भी उनका भी इम्कान है? देखिए, इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर ट्रैवल करना है, पर अब एकदम से नई रिक्वायरमेंट सामने आना शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल इसका इम्कान मौजूद है कि क्या पता नई पाबंदियां लगें, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने मुकम्मल तौर पे बैन नहीं लगाया। लेकिन आवाम को वो तैयार कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इशारे दे रहे हैं कि आप तैयार रहें, हो सकता है कि हम बैन लगा दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब। नाजरीन, लंदन से हमें अपडेट कर रहे थे यूरोप में कोविड की सिचुएशन के हवाले से। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अवैस, आपने कुछ दिन पहले हमें खबर सुनाई थी तैरने वाले शहर की ना? जी, सऊदी अरब में जो बना रहे हैं पूरा सिस्टम बना रहे हैं वो। जी, देखिए सऊदी अरब तो अभी बनाएगा। हाँ, एक मुल्क है ऐसा जहां पर ये मामला शुरू हो गया है। शुरू हो गया मामला। जनूबी अफ्रीका का एक ऐसा शहर आपको दिखाते हैं नाजरीन जो अब तैरेगा मजे से अपनी वो नई नई लोकेशंस, कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, तो जहां उसका मूड होगा वहां वो जाके पानी के ऊपर रुक जाएगा। देखें, कुराए अर्ज पर बढ़ती हुई इंसानी आबादी के मसले से निमटने का मुनफरिद मंसूबा। जनूबी कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर तामीर किया जाएगा। बोसान शहर में तामीर होने वाले मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत भी हासिल है। मंसूबे के तहत समुंदर में मसनूई जज़ायर की मदद से एक शहर बसाया जाएगा। शहर की खूबी ये होगी कि सतह समुंदर में इजाफे के साथ ही शहर की सतह भी बुलंद हो जाएगी। यूं शहर के बारे में उम्मीद की जा रही है कि ये सैलाब से मुकम्मल महफूज होगा। शहर में सोलर पैनल्स की मदद से बिजली पैदा की जाएगी। पीने का साफ पानी और खुराक भी शहर में ही पैदा होंगे। शहरियों को एक जजीरे से दूसरे तक सैर करने की सहूलत भी हासिल होगी। फ्लोटिंग सिटी समुंदर के फर्श से मुंसलिक होने की वजह से कैटेगरी 5 के समुद्री तूफानों, सुनामी और सैलाब से महफूज होगा। 2025 में तकमील होने वाले तैरते हुए शहर पर 35 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम खर्च होगी। दर्जनों मसनूई जजीरों पर मुश्तमिल शहर में कश्तियों की मदद से लोग एक जजीरे से दूसरे तक सफर कर सकेंगे। सी फूड हासिल करने के लिए शहर में जेरे समुंदर सी पिंजरे रखे जाएंगे। शहर में अस्पताल, मार्केट, तालीमी इदारे और खेलों की सहूलियात भी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से जारी प्रोजेक्ट का मकसद बढ़ती हुई इंसानी आबादी के तनाजुर में समुंदर को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कान का जायजा लेना भी है। तो मंसूबा बन गया जी, अब इस पे भी काम शुरू होने लगा है। और देखना ये नाजरीन के अवैस ने जिस शहर का बताया था सऊदी अरब वाला, वो पहले बनेगा या जिसका मैंने बताया वो पहले बनेगा। ये रेस है हम दोनों के दरमियान, उन ममालिक के दरमियान। कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब वो शहर बना रहा है सऊदी अरब, वो बना रहा है जनूबी अफ्रीका, रेस हमने लगाई हुई। एक्साइटमेंट तो हमने होना होता है ना हर चीज पे नाज़रीन। बड़ा जैसे हमने वहाँ जाके जो है ना वो वहाँ पे प्लॉट खरीदने और सैरें करनी। क्या पता वैस, क्या पता, यू नेवर नो। ये बात तो सही। ठीक है बिल्कुल, रेस लगाएं। लेकिन रेस लगाने के बाद जब आप थक जाएंगे तो आपको अच्छे खाने का जो है वो जरूरी इंतजाम होना चाहिए। 12 बजने लगे नाज़रीन। खाने का इंतजाम आपके लिए मैंने कर दिया है। सरसों का साग वगैरह जो मामला जो होते हैं ना जबरदस्त किस्म के, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं जी। देसी घी से बना सरसों का साग और मकई की रोटी। हाय खुनकी भरी शाम में देसी पकवान खाने को मिले तो कौन है जो पीछे रहे। और अगर देसी घी में बना सरसों का साग और मकई की रोटी मिल जाए तो खाने का मजा दुबाला हो जाता है। अनारकली फूड स्ट्रीट में मुख्तलिफ मसाला जात से तैयार होने वाला सरसों का साग और गर्मा गर्म मकई की रोटी खाने वालों का खूब रश रहता है। सरसों का साग है, देसी घी है साथ, और साथ में मकई की रोटी दे रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सरसों का साग खाने आए हुए हैं। ये पंजाब की मशहूर सौगात है। तो मकई की रोटी के साथ मक्खन हो जाए और साग हो जाए तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। दुकानदार कहते हैं कि वो पूरा साल साग और मकई की रोटी बनाते हैं। इनके मेयार की वजह से दूसरे शहरों से भी लोग खाने आते हैं। लोग दूर दूर से खाना खाने आते हैं, दूसरे शहरों से और दूसरी और सिटी से भी आते हैं। जब आते हैं यहाँ से खाना खा के, हमारे पास ये स्पेशल डिश है और नारकली की वाही डिश हमारे पास ही मिलता है, मकई की सरसों का साग, और किसी के पास नहीं है ये साग। देसी घी के तड़के के साथ साग की प्लेट और मकई की 2 रोटियां 200 रुपए में दस्तयाब हैं। कैमरामैन शुएब शहजाद के साथ हसनैन चौधरी, हम न्यूज़, लाहौर। वाह जी, ये देखें जी खाने का माहौल जो है वो हमने बता दिया आपको। सरसों का साग, मकई की रोटी। जाते जाते कोई एक शेर अगर मैं सुना दूं और आप अगर आप सुनाना चाहें तो आप भी सुना लीजिएगा। एक नाम क्या लिखा था तेरा साहिल की रेत पर, एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। परवीन शाकिर साहिबा का ये खूबसूरत ख्याल। और परवीन शाकिर साहिबा हमें इस वजह से याद आई क्योंकि परवीन शाकिर साहिबा जो है वो 24 नवंबर 1952 को पैदा हुई थी। तो जाते जाते हम एक अजीम शायरा, बिल्कुल एक अजीम शायरा और बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है जो भी शेर कहें। और एक उनके लिए मेरी तरफ से भी ये अर्ज है, वैसे मैं मुझे शेर कहने नहीं आते, लेकिन ये है कि फीलिंग देखा करें नाज़रीन, इमोशन देखें, जज्बात देखें, ये ना देखें कि क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ कहेगा और लाजवाब कर देगा। ऐसे लोगों से ताल्लुक ना रखा। परवीन शाकिर साहिबा का एक और शेर। तो नाजरीन आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।